15 अगस्त या 15 सितंबर स्कूल्स कब से खुलेंगे? स्कूल्स एसोसिएशंस और पार्लिमानी सेक्रेटरी के ऐलानात, क्या कोई हल निकलेगा? नया दिन में होगी तफसील के साथ बात। फलों के बादशाह की शाही सवारी, आम की इज्जत खास से भी ज्यादा। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी में आम की डिलीवरी, पाकिस्तानी नौजवान स्पोर्ट्स कार में आम डिलीवर करता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं किरण आफ्ताब। कैसे हैं आप लोग? मैं खैरियत से हूँ। आइए हम और आप मिलकर ज़रा देखते हैं कि ये मोहम्मद शुएब कहाँ हैं। आप सोच रहे हैं ना वो कहाँ है, कोशिश करते हैं कि ढूंढे ज़रा गए कहाँ ये, और मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि वो कहाँ गए। कराची में रात से ही कहीं तेज़ हवा चल रही है, कहीं हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और ये सिलसिला तो वक्फे वक्फे से जारी रहा। मुख्तलिफ इलाके कराची के मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पर ऐसे ही मौसम रहा, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, गार्डन, औरंगी टाउन और इसके अलावा सदर, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ ना तो सुबह सवेरे से ही हल्की बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, मौसम बड़ा अच्छा सा लग गया ना, लोगों को खुशगवार हो गया। नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, गार्डन, औरंगी टाउन, यहाँ पर हल्की बारिश हुई। और अगर आइंदा 24 घंटे के दौरान की बात करें ना तो मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा, ऐसा इम्कान है। हल्की बारिश भी मुतवक्किल है, यूँ फुहार पड़ती रहेगी। आप नए नए पकवान सोचते रहिएगा। अच्छा, कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या रह सकता है जी? 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। तो ये मौसम की अदाएँ हैं, ये मनाजिर हैं बेहतरीन, शानदार, जानदार, जिसके बाद आप सोचें कि अगर मैं घर में हूँ तो कुछ चटपटा सा खाना चाहिए, और अगर आप ये कहें कि आप बाहर जाएँ तो फिर क्यों ना साहिल का रुख किया जाए, क्यों ना थोड़ा दूर दूर जाके देखा जाए कि ये बादल कैसे कैसे हैं। यकीन कीजिए, ये मौसम, ये हवाएं, कराची के शहरी इसका इंतज़ार करते हैं, दुआएं मांगते हैं कि इतना अच्छा, इतना खूबसूरत मौसम हो जाए कि हम सुकून से बाहर जा सकें, बार बार पसीने नहीं पहुँचें और धूप से बचते ना फिरना पड़े। कुछ ऐसा ही है। अच्छा, बारिश के स्पेल के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया, और साथ के साथ मैं ये तो आपको बता भी रही हूँ कि ये हवाएं रात से ही चल रही हैं, दिन भर भी कुछ ऐसे ही रहने वाला है, कुछ यही मामला बनने वाला है। तो मेरे ख्याल में बेस्ट मकाम तो यही रहेगा ना कि अगर आप घर से बाहर निकलें तो साहिल का रुख ज़रूर करें। वहाँ के मनाजिर इसलिए भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर अभी तक प्लान नहीं था तो कर लीजिए कोशिश, कोई मुज़ायका नहीं है, प्लान कीजिए, घर से बाहर निकलिए। और हाँ, याद रखिएगा, ये कोरोना की वजह से आपको लोगों से फासले पर चलना है। अगर घर से बाहर भी निकल रहे हैं तब भी इस बात का ख्याल तो आपको रखना है। ये जो फैमिली हम आपको दिखा रहे हैं, इन्होंने कहा कि भाई हम इतने सारे लोग, इतने दिनों से हम लोग जो है ना वो घर में थे, लेकिन अब आज मौसम बेहतर हुआ है तो फिर अब हम घर में नहीं रह सकते। कुछ ये ख्याल इनके अतराफ़ में जो लोग मौजूद हैं उनका भी था। अब देखिए, ईद सर पर है, मौसम अच्छा हो गया है, दिलचस्प हो गया है, खूबसूरत हो गया है, तो अगर किसी का शॉपिंग का प्लान भी था तो मेरे ख्याल में शॉपिंग को आज छुट्टी दे देनी चाहिए। ये प्लान ना कल के लिए, परसों के लिए, उसके आने वाले दिनों के लिए रख लेना चाहिए। आज प्लान करना है अगर कुछ तो इसी तरह से कीजिए। काम भी साथ में चल रहा है तो ये नज़ारे भी साथ साथ हो, इसका एहतमाम तो आप कर ही सकते हैं। वैसे घर से निकलना और फिर उसके बाद में गाड़ी का एसी ना भी चले तो काम चल जाएगा, ये वो वाला मौसम है, दिलचस्प मौसम, खूबसूरत मौसम। अच्छा, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि आइंदा 24 घंटे के दौरान जो वेदर फोरकास्ट है वो क्या रह सकती है। एक तो ये कि रात से हवाएं चल रही थी, और फिर ये कि कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की और तेज़ बारिश, ये भी हुआ है जी। सवेरे सवेरे हल्की फुहार, उसने मौसम को और भी दिलकश बना दिया। और जो मुख्तलिफ इलाके कराची के मैंने आपको कहा था कि बताऊंगी, तो वो जी नाज़िमाबाद है, लियाकताबाद, गार्डन और औरंगी टाउन, यहाँ हल्की बारिश हुई। बूंदाबांदी कहाँ पर हुई? शारे फैसल, तारिक रोड, एयरपोर्ट, उसके आसपास का एरिया और सदर, यहाँ पर भी बूंदाबांदी हुई। मौसम, ह्यूमिडिटी उस कदर नहीं होगी, मतलब जुज़वी अब्र आलूद रहेगा, ये भी कहा गया है। अब ये जो आज का मौसम है ना, आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मौसम की कुछ यही अदा रहेगी, कुछ यही रंग रहेंगे। हल्की बारिश का इम्कान है जनाब। दर्जा हरारत बहुत इम्पॉर्टेंट। कराची के शहरी जब भी घर से निकलते हैं, अब आदत सी बनानी पड़ती है कि हम देख कर निकलते हैं कि आज ये जो गर्मी है ना, दर्जा हरारत होगा क्या और फील लाइक क्या रहेगी, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो मैं ये तो आपको बता ही रही हूँ, साथ के साथ मैं तलाश भी कर रही थी
कि कहाँ गए मोहम्मद शुएब, तो मुझे पता चल गया। मोहम्मद शुएब क्या कर रहे हैं आप, कहाँ घूम रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। किरण, बड़ी देर लगी आपको यहाँ पहुँचने में और उसका मसला टेक्निकल था, क्योंकि ज़ाहिर है हम यहाँ पर पहुँचे थे और ड्यू टू फॉग थोड़ा वक्त लग गया। एनीवेज किरण, मौसम जिस तरह आपने बताया डिटेल के साथ कि पूरे शहर कैसा है, और इस शहर का जब मौसम ऐसा होता है, यानी जब थोड़ी सी बारिश होती है या कहना चाहिए बारिश आता है, तो लोग घरों से बाहर आता है, यानी बालकनी में आ जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। अगर मैं किरण आपसे कहूँ मैं सी व्यू पर मौजूद हूँ तो आप कहेंगे नहीं आप सी व्यू पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आपको मैं सी व्यू पर मौजूद हूँ। कैसे? थोड़ा सा दूर तो है सी व्यू, इतना दूर थोड़ी है क्योंकि सी व्यू पर हम पहुँच नहीं पाते आजकल, लॉकडाउन की वजह से कंटेनर्स लगे हुए हैं और हम सी व्यू पर पहुँच नहीं पाते। बट एनीवेज सी व्यू पर जो जाने वाले यानी शौकीन हैं उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि बालकनी में रहिए, एक कॉफ़ी का मग लीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर कॉफ़ी के शौकीन नहीं है, चाय के दिलदार हैं तो चाय पीजिए, और बल्कि फैमिली को भी आज कहिए कि चलिए चाय बना के आपको सबको हम चाय पिलाते हैं। और अगर वज़न कम करना है किसी ने और इस मौसम को एंजॉय भी करना है तो जॉगिंग करने तो जा नहीं सकते, ग्रीन टी पी सकते हैं। यानी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ना इस वक्त दे रहा हूँ कॉफ़ी, चाय और ग्रीन टी के मशवरे, लेकिन इसके साथ किरण आपने बताया कि कहाँ कहाँ पर हल्की बारिश हुई, कहाँ कहाँ पर तेज़ बारिश हुई। मोर और लेस पूरे कराची में हल्की बारिश ही हुई है और पूरे दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो हमने जुम्मे के दिन माहौल देखा था कराची का, हम सब ये दुआ करते हैं वो माहौल हम दोबारा ना देखें। जो कराची की सड़कों का हाल था, जो बद इंतज़ामी की सूरत हाल थी, जिसकी वजह से कई लोग घंटों रास्तों में फंसे रहे थे, हम दुआ करते हैं कि उतनी बारिश अगर हो तो फिर मैनेज हो, उतनी बारिश अगर हो तो इंतज़ामिया उस कदर दिखाई दे, उस कदर काम करती दिखाई दे कि पानी का जो निकासी का सिस्टम है वो वाकई काम कर रहा हो और फिर पानी कहीं पर खड़ा ना हो। ये मुतालिबा कर रहे हैं आप? सड़कों पर पानी समझ आता है, लेकिन अक्सर जगहों पर घर के अंदर भी पानी चला जाता है, फिर वो बड़ा मसला करता है। एनीवेज ये तो हम बात कर लेंगे। साथ साथ समा के प्लेटफॉर्म से तमाम बाइकर्स को एक मशवरा है कि अगर आप बाहर निकलें इस मौसम में तो प्लीज़ बी वेरी विजिलेंट, क्योंकि रोड स्लिपरी होती है। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत एहतियात कीजिए। ज़्यादा मौसम की बात नहीं करते क्योंकि मौसम की बात दिन भर होगी, तो आगाज़ में मौसम की बात करने का मकसद था आज जब नया दिन आप देखें तो 7 कॉफ़ी का मग या चाय का मग थामिए। और बाकी स्टोरीज़ के लिए हम वापस स्टूडियो चलते हैं। मैं भी ज्वाइन करता हूँ किरण आपको वहीं पर आके, क्योंकि आज हमने बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करनी है, लेकिन साथ साथ दिन भर मौसम को एंजॉय करने से मुतालिक भी बात करते रहेंगे। थैंक यू शोएब, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने ना देर लगाई है आते आते, और अब ये मज़ीद देर नहीं लगाए तो मैंने जल्दी से इनको बुला लिया। डोंट वरी, शोएब जल्दी से आ जाएंगे। अच्छा, वो दीगर मौज़ूआत की शोएब ने बात की थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट मौज़ूआत हैं आज हमारे पास। आज हम आपको कोरोना के बारे में, उसके स्टैट्स के बारे में भी बताएंगे, और ये कि अब जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है वैसे वैसे हमें बड़ी तेज़ी के साथ में ये लर्न करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि अगर कोरोना SOPs हैं तो उसके साथ में ज़िंदगी को रवा दवा कैसे रखा जाए। आज बारिश का बहाना सही, लेकिन बारिश में अगर आप शहरी उमूर को ठीक करने का इंतज़ाम करेंगे उन्हीं SOPs के साथ में, ख़ुद को महफूज रखते हुए, तो बेहतरीन होगा। अगर आप इंजॉय करने निकलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करेंगे, दीगर SOPs को इंश्योर करेंगे, कितना बेहतरीन रहेगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और इसी सारे किस्से में मैं बात कर लेती हूँ जनाब स्कूल्स की। स्कूल्स कब खुलेंगे सारे के सारे पेरेंट्स सोच रहे हैं, और आजकल तो बच्चों ने पूछना भी शुरू कर दिया है मम्मा पापा से कि प्लीज़ हमें बताएं हम स्कूल कब जा सकेंगे। तो भाई ये ऊँट किस करवट बैठेगा, हम आज इसके ऊपर तफसील के साथ बात करेंगे। ये कोरोना वोरोना कुछ मज़ीद चले या ना चले, 15 सितंबर नहीं, स्कूल्स 15 अगस्त को खोलेंगे। कुछ ऐसी बात सामने आई ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से, ये उनका मुश्तरका ऐलान है। हुकूमत से 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर नजरसानी करें, उन्होंने ऐसा मुतालिबा कर दिया है। धमकी भी दी है कि अगर इस सिलसिले में कोई रुकावट डाली गई तो फिर क्या होगा, मिलियन मार्च होगा। 6 माह से माली नुकसान बर्दाश्त किए चले जा रहे हैं, मजीद 2 माह और गुजर गए तो फिर हज़ारों स्कूल्स मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाएंगे। क्या हुकूमत ऐसा चाहती है? और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि क्योंकि वैसे ही परेशानी का शिकार हैं तो फिर अब स्कूल फीस मज़ीद माफ़ नहीं कर सकते, ये भी स्कूल एसोसिएशन का कहना है। जनाब डेट की बात है, कब से खोले जाएं? स्कूल एसोसिएशन हुकूमत से कह रही है कि फौरी खुलवाइए, जल्दी खोलने दीजिए, 15 सितंबर नहीं 15 अगस्त से खुलने चाहिए। और दूसरी जानिब जो पेरेंट्स हैं उनका मौक़िफ़ भी है, हम कोशिश करेंगे कि अब वो भी आपके सामने रख देते हैं कि वो क्या कहते हैं। स्कूल एसोसिएशंस के ऐलान को पेरेंट्स किस तरह से देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। कोरोना नहीं है, मुकम्मल तौर पे पता चल गया, ये बीमारी ख़त्म हो गई है, फिर तो खुलने चाहिए।
इसलिए कि बच्चों का भी मसला हो रहा है पढ़ने लिखने में। अगर है तो फिर बच्चों की मज़ीद बीमारी बढ़ेगी, मुश्किलें बढ़ेंगी, तो फ़ायदा ये तो गवर्नमेंट को सोच के खोलना चाहिए कि ये बच्चों के लिए बेहतरी है कि नुकसान है। बड़े इससे बहुत मुतासिर हो रहे हैं, तो बच्चों की जान का रिस्क नहीं ले सकते हम। आई थिंक पढ़ने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। लाइक देखें, बच्चे हैं, केयर नहीं कर सकते, ना फॉलो कर सकते हैं SOPs पर। ये पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि इतने रिस्क की कंडीशन में आप स्कूल ओपन करने का कैसे सोच सकते हैं। मैं नहीं समझती कि इस तरह अभी इनको इतनी जल्दी स्कूल्स ओपन करने चाहिए। सबसे पहले तो हालात को कंट्रोल करें, देखें। तो पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं। अच्छा देखिए, इसमें एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, ये बीमारी अभी पूरी तरह से नहीं गई है। ये ज़रूर हो रहा है कि इसकी इंटेंसिटी वो नहीं है खुदा न खास्ता जैसी कि लोगों को लग रहा था, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। पेरेंट्स को ये बात जहन में रखनी पड़ेगी। बहरहाल इसी सारे मामले के ऊपर हम बात करेंगे। हमारा साथ देंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी वजह अकरम। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं, सिलसिले में बात भी करें। वजह की तरफ भी जाएंगे किरण, लेकिन क्योंकि काशिफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके। काशिफ मिर्ज़ा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले मैं काशिफ साहब आपकी तरफ ही आना चाहूँगा। थोड़ा सा बताइए कि ऐलान आप लोगों की तरफ से किया गया है कि 15 सितंबर नहीं 15 अगस्त। काशिफ साहब, ये हो पाएगा? क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत ने वाज़े कर दिया है कि अभी हम इस पर मुशावरत मज़ीद करेंगे। वैसे तो मामलात इसी नहिज पर जाते दिखाई दे रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, खोल सकते हैं हम सितंबर में, लेकिन ये ऐलान कि 15 सितंबर नहीं 15 अगस्त कर पाएंगे सर आप? जी यकीनन इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि हमारे गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर नजरसानी करेगी, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट को साथ पिछले आप देख लें 6 से 8 माह हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर हम ताउन ही करते चले आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं तारीखें तो गवर्नमेंट देती रही है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर मिड सितंबर। और इस हवाले से मैं ये गुजारिश कर दूं कि इस वक्त जो पेरेंट है, गैलप सर्वे के मुताबिक पिछले 1.5-2 माह पहले जो हुआ था वो 74% तो पेरेंट तक कह रहे थे। अब यकीनन ये जो है वो रेशियो 90% प्लस है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, कोरोना की जो सिचुएशन है डिक्लाइन कर रही है। और अभी 15 अगस्त के अंदर हमारे पास खासा टाइम है कि हमें उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट जो है इस मरतबा बड़ी ईद के ऊपर अगर इसको कंट्रोल कर सके और उस तरह की गलतियां मत करे जो कि इन्होंने छोटी ईद के मौके पे की थी, तो यकीनन इसके अंदर और कंट्रोल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं 207 कंट्रीज में से 105 ममालिक ने सिरे से तालीमी इदारे बंद नहीं किए। 102 ममालिक जिन्होंने बंद किए, उनमें से 50 से प्लस ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने SOPs के तहत खोल दिए। अब गवर्नमेंट को हमने तो अप्रैल के SOPs दे दिए हुए। यकीनन गवर्नमेंट जो है हम उनसे सदा करेंगे कि आप मेहरबानी करें। इस वक्त हमारा 7.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो चुका है और यही बच्चा है। ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये बहुत मुनासिब बात है कि आप लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट की जाएगी गवर्नमेंट के इस पर नजर सानी करें। 15 सितंबर नहीं पहले खोलने के, ज़ाहिर है ईद के बाद इस चीज का डिसीजन हो पाएगा। वजिया साहब गुफ्तगू आप भी सुन रहे थे काशिफ साहब की, थोड़ा सा आप प्लीज बताइएगा, क्योंकि जो NCOC के इजलास में मामलात जिस तरीके से तय पाए थे कि 15 सितंबर को हम खोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और मुशावरत होनी है, इन हालात का जायजा लिया जाना है। ये ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास? इस बारे में सोचा जा रहा है कि ईद के बाद अगर हालात वाकई कंट्रोल में रहते हैं तो पहले खोल दिए जाएं, 15 सितंबर से पहले खोल दिए जाएं? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया शोएब कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ यहाँ पे देने का मौका दिया। एक तो ये मैं कहूँगी कि जब से ये पेंडेमिक शुरू हुई है तब से IPMC, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और सूबों ने एक इंतहाई पॉजिटिव रोल प्ले किया है और जो भी स्टेप अभी तक उठाया गया है वो बाहमी मुशावरत के साथ उठाया गया है। अब भी जो ये 15 अगस्त से प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से स्कूल्स खोलने का एक मामला सामने आ रहा है, ये फॉर्मल कोई भी रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री तक नहीं पहुंची है। ओके, ये यही पर वजिया साहिबा आपकी आवाज तो सही आ रही है, क्योंकि आपने ये जो बात की मैं चाह रहा हूँ इसी पर हम रिस्पांस ले लेते हैं। एग्जैक्टली प्लीज ये प्लीज आप एलैबोरेट कीजिए। मैम मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। अच्छा, कोई भी फॉर्मल रिक्वेस्ट ऐसी नहीं आई है मिनिस्ट्री के पास। सही, हम ऑन बोर्ड हैं प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के साथ, डिफरेंट बाकी स्कूल्स के साथ, जो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके साथ, और बीकन हाउस, LGS, हेड स्टार्ट और बाकी जो भी यहाँ पे मैम पॉइंट आ गया हैं उनके साथ भी मैम हम आते हैं आपकी तरफ दोबारा। SOPs जो हैं वो अपने दे दिए हैं। जी मैं आती हूँ आपकी तरफ दोबारा। ये काशिफ साहब इसके ऊपर आप बताना पसंद करेंगे ये क्या हुआ है? देखिए जी, पहली बात
तो मेरा ख्याल है ये कंसर्न पर्सन नहीं है, इनके नॉलेज में कोई चीज नहीं है कि हमने जो कंसर्न आपने किया कि नहीं किया? प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, फिर हमने जो है तमाम गवर्नर साहबान को, हमने सीएम्स को, एजुकेशन मिनिस्टर्स को, सबको ये आपको तो आप ही के प्रोग्राम में भी बाहर नहीं प्रोग्राम में नहीं सर, फॉर्मल लेटर आपके एसोसिएशन की तरफ से गवर्नमेंट्स को लिखा गया है, रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। बेशुमार नहीं बेशुमार नहीं, 15 अगस्त को स्कूल खोलने से मुतालिक रिक्वेस्ट आप लोगों ने फॉरवर्ड की है, जिसको ये बाधा ये दिया है। और एक बात मैं अभी तो हम कल भी मैं जो है कंसर्न अथॉरिटी से जो है कुछ उनसे मिलकर आया हूं, और यकीनन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ये एसओपीज की बार बात कर रहे हैं। आपको याद है कि अप्रैल से लेके अब आज तक हम मुसलसल नहीं काशिफ साहब, वो जो बात कह रही है वो कह रही है कोई फॉर्मल लेटर आप लोगों ने लिखा है? मैं गुजारिश ये नहीं कर रहा हूँ फॉर्मल लेटर मैंने किसको लिखना है, कंसर्न अथॉरिटी को। ये सर वही तो पूछ रहे हैं किसको लेटर लिखा है? जी बिल्कुल बेशुमार बारहा लिखा है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। नहीं मुझे एक लेटर प्लीज बताइएगा ताकि हम वजिया साहिबा से उस पर कमेंट ले सकें। कोई एक लेटर जो कि आपने एजुकेशन मिनिस्टर को लिखा हो कि 15 अगस्त को आप लोग स्कूल खोलना चाहते हैं। हाँ जी, ये मैं प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, सीएम्स और जो फेडरल मिनिस्टर है इन सबको फॉर्मल लेटर और ईमेल हमने फॉरवर्ड किए हैं। और मैं यहाँ पे जरा ये गुजारिश कर दूं कि इस वक्त हमने जो एसओपीज दिए हैं उसमें बहुत क्लियर है। वैसे भी हमारा 15 अगस्त को तो फॉर्मल आपका एजुकेशन कैलेंडर जो है उसके मुताबिक चलता है। अब सिचुएशन ये है कि आपने देखा मदारिस खुल चुके हैं, अभी मदारिस ना सिर्फ खुले हैं एसओपीज के मुताबिक, उन्होंने 4 लाख से ज्यादा बच्चों का एग्जाम कंडक्ट किया। अब अगर आप एग्जाम कंडक्ट करके आपने मिसाल सेट की है और उसमें ये साबित हुआ है कि ये मुमकिन है, हमने बल्कि यहां तक है आप फेज वाइज खोलें। हम इनिशियली पहले पेरेंट को हफ्ता 10 दिन जो एजुकेट करेंगे, ट्रेन करेंगे, अपने टीचर्स को करेंगे, फिर आप सीनियर जो क्लासेस हैं 9th 10th है, 5th है, 8th है, इनकी क्लासेस करें। फिर हम दूसरे फेज में इसको और लेके जाएंगे। इतनी देर में आप ये भी देखेंगे कि इंशाल्लाह जो पेंडेमिक की जो पोजीशन है वो और ज्यादा अंडर कंट्रोल होगी। पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। मैम अब आप बताइए, वो कह रहे हैं कि वो लेटर भी लिख चुके हैं, वो कह रहे हैं कि जब मदारिस में काम हो सकता है वहाँ पर बच्चे जा सकते हैं, इम्तिहान हो सकते हैं, तो जब हम समझाना चाह रहे हैं कि हम कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने का आगाज़ कर सकते हैं, तो फिर कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। ये इस मामले पर काशिफ मिर्ज़ा साहब, जैसा कि उनकी गुफ्तगू से भी लग रहा है, इस मामले में परेशानी तो है। वो लोग कह भी रहे हैं स्कूल एसोसिएशंस के वो लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो मैम फिर मामला रुका किधर है? हम कोई भी डिसीजन आइसोलेशन में नहीं लिया जा सकता। देखिए एनसीओसी इसमें इन्वॉल्व है, हेल्थ मिनिस्ट्री देख रही है कि इस वक्त हमारी ट्रेजेक्ट्री जो डिजीज की है वो किस तरफ जा रही है पेंडेमिक की। और जब तक हम ये नहीं देख लेते कि 15 सितंबर को जो स्कूल खुलने का ऐलान किया गया है वो एक बाहमी मुशावरत के साथ किया गया है, और उसमें ये इंश्योर किया जाएगा उसमें भी कि पहले 1 अगस्त में एक आईपीएमसी की बैनुल सूबाई मीटिंग एक होम मिनिस्टर्स की, उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, फिर अगस्त के एंड में, फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में, और ये देखा जाए कि हेल्थ मिनिस्ट्री इस पे क्या कह रही है, इसके ऊपर ट्रेजेक्ट्री हमारी अगर फ्लैटन अभी हमारा ये कर्व हो रहा है तो मजीद आशूरा और ईद के बाद भी क्या ये ऐसे ही रहता है या ये पेंडेमिक, ये बीमारी बढ़ती है, तो उसके बाद हम कोई फैसला कर सकते हैं। 15 सितंबर की डेट इसलिए दी गई है कि पहले ये 3 मीटिंग्स होंगी और फिर फैसला किया जाएगा। देखिए बच्चों की जान, उनकी सेहत, उनकी वेलबींग सबसे इंपॉर्टेंट है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इस तरह से जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्कूल्स हैं, उनको नुकसान हो रहा है और वो इस वक्त बड़ी एक मुश्किल में है, मुश्किल हालात में। उनके लिए टीचर्स को पे करना, उनके लिए अपने एक्सपेंसेस मीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन देखें ये जो हालात हैं ये इंटरनेशनली हमारे मुल्क में हर जगह एक जैसे हैं, बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं इससे, लेकिन उसके लिए हम अपने बच्चों की जान उसको हम किसी तरह से भी मुश्किल में नहीं डाल सकते, उनकी सेहत को किसी तरह से भी हम अफेक्ट नहीं होने दे सकते। उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, वो प्रायर है। मदारिस भी बिल्कुल किसी सूरत नहीं, मदारिस भी बिल्कुल खुले नहीं है। कुछ एग्जाम्स, प्रोफेशनल एग्जाम्स जैसे एसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एफपीएससी और ये जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हैं, ये जो 2-2, 3-3 दिन के एग्जाम्स होते हैं, और मदारिस में भी एग्जाम्स सिर्फ वो लेने की इजाजत दी गई थी, वो भी तमाम एसओपीज को कंप्लीटली स्ट्रिक्टली फॉलो करते नहीं। लेकिन मैम मदारिस में अगर एग्जाम लेने की इजाजत दी गई तो वो किस तरह से दी गई? बिकॉज अगर हम मैट्रिक के पेपर्स नहीं ले रहे, हम एफएससी के पेपर्स नहीं ले रहे,
तो ऐसे में मदारिस को अलाउ करना, फिर स्कूल वालों का मौकफ दुरुस्त है, फिर उनका पॉइंट वैलिड है। वो सारे नहीं देखिए, वो सारे एग्जाम्स नहीं थे। वो बहुत महदूद तादाद में कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको स्टैगर करके, जैसे अगर 100 बच्चों ने इम्तिहान देना है तो वो अगर एक दिन में लेते हैं तो उसको 4 दिन के ऊपर उसको एक्सपैंड करके और कम स्टूडेंट्स इसमें कोई शक नहीं वजह साहिबा, ये जो आप बात कर रही हैं इससे मुताल्लिक हमने रिपोर्ट भी किया कि वो जो एसओपीज 2 या 3 दिन के इम्तिहान ट्रू, और वो जो एसओपीज की बात हम करते हैं तो वाकई उन मदारिस में उन एसओपीज को फॉलो कराया गया। कुछ ऐसे तस्वीर हमारे सामने आए थे कि किरण वो बाकायदा डिस्टेंस से, ये देखिए इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं कि वो डिस्टेंस से बैठे हुए हैं, इंश्योर किया गया इस फिजिकल डिस्टेंसिंग, व्हिच इज वेरी गुड। और जो इम्तिहानी मरकज में लोग मौजूद हैं वो भी बहुत फासले से गुजर रहे हैं, फासले से खड़े होकर ताकीद कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। काशिफ सर जी, काशिफ साहब, और ये एग्जाम्स जो प्रोफेशनल एग्जाम्स थे, और ये ठीक है वजिया साहब, काशिफ साहब को रिस्पॉन्ड। जी काशिफ साहब, इसमें देखिए ये बात बड़ी क्लियर है, अगर 4 लाख से ज्यादा लोग जो हैं एसओपीज के तहत एक टाइम में बैठा के आप एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं तो यकीनन इसी एसओपीज के तहत जो है वो स्कूल भी कंडक्ट कर सकते हैं। असल इशू पता ये नहीं है, मैं आपसे गुजारिश करूं, असल इशू ये है कि गवर्नमेंट के अपने जो पब्लिक स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर 1,31,000 प्लस, उनके अंदर एसओपीज को इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है। इस वक्त फौरी तौर पे गवर्नमेंट को 50 अरब से ज्यादा फौरी फंडिंग की जरूरत है, जो बेसिक इक्विपमेंट्स की जरूरत है जो उन्होंने स्कूल्स के अंदर यूज करने हैं, और वो चूंकि इनके पास नहीं है और उसकी पैदाइश में ये पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना के उनकी तालीमी जो है उनका नुकसान का इनको परवाह इसलिए नहीं क्योंकि इनके अरबाबे इख्तियार जो हमारे इनकी अपनी जो औलादें हैं वो कहीं ना कहीं तालीम हासिल कर रही है ट्यूटर के थ्रू, ऑनलाइन फैसिलिटी, जबकि मेरा 7.5 करोड़ बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल हो चुका है, ना उसके पास कोई ऑनलाइन फैसिलिटी की कोई अवेलेबिलिटी है, ना ही उसके पास टीचर है, ना उसके खिलाफ आज की तारीख में इनके पास किताबें जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और आपने ये देखा है कि यूनिसेफ यूनेस्को की एडवाइजरीज है कि अगर एक बच्चा 6 माह तक आउट ऑफ स्कूल होता है, पढ़ाई से दूर होगा तो 5 साल लगेंगे रिकवरी में। अभी ये WHO की एडवाइजरी है कि 36 लाख बच्चों में से एक बच्चे का मुतासिर होने का खदशा होता है। तो अगर ये वाकई सारी चीजें इनके नॉलेज में और दुनिया खुल रही है एसओपीज के तहत, तो ये पाकिस्तानी बच्चों के 7.5 करोड़ बच्चे और 15 लाख जो बेरोजगार टीचर हुए हैं और जो हमारे 2,07,000 जो अदारे जो हैं बर्बाद हुए हैं, तो इनके लिए तो इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की और ना ही ये प्लानिंग शायद करना चाहते। तो मैं ये फिर बात करूंगा चीफ जस्टिस आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब से, खुदा के लिए सरपरस्ती फरमाएं, तालीमी अदारे 15 अगस्त को खोल दें ताकि हम जो है आपके यकीनी करेंगे उन एसओपीज को, लेकिन आपकी सरपरस्ती बहुत जरूरी है। अभी हमने कुछ पेरेंट्स की गुफ्तगू भी नशर की थी, इस वक्त भी ये क्राइसिस है कि पूरी तरह से पेरेंट्स ये बात समझ नहीं रहे हैं कि रिस्क अभी भी मौजूद है। मतलब एक माँ ये कह रही है कि कोरोना ख़त्म हो चुका, अब स्कूल भी खुलने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तालीम की लगन है, ये जो एक खातून की उम्मीदें हैं कि उसके बच्चे को तालीम मिले, वो पढ़े, वो इम्तिहान दे, वो आगे बढ़े। लेकिन सर इस तरह के अगर इस जहन के साथ में, इस ख्याल के साथ में एक बच्चा अपने घर से निकलेगा, मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैनेज करना प्रॉब्लम होगा उसको। आप लोगों ने इस बारे में सोचा है? देखिए पहली बात ये है कि यही तो हम कह रहे हैं, एसओपीज क्या है, एसओपीज पूरी दुनिया में यही बने ना। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह उस फेज में नहीं है कि जहां पे इतना परेशान कौन फैक्ट्स और या स्टैट्स सामने आए। तो जहां पे ब्राजील में 2nd पोजीशन पे डेथ रेट में, और हमने ये देखा कि उन्होंने अपने 2 बड़े शहर जो हैं वो तालीमी इदारों के लिए खोले हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर एबिलिटी नहीं, जब हमारे सरेंडरिंग एरिया में बाकी कंट्रीज में खुल गई हैं, तो मैं तो फिर ये कहूंगा कि आप खोलेंगे तो ही इन चीजों के ऊपर होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो गलतियां हमने छोटी ईद पे की वो बड़ी ईद पे ना करें, वो आशूरा पे ना करें, उसको कंट्रोल करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना देना और 7.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों का तालीमी नुकसान करना। उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप, यकीन जानिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, दिल के करीब बात कर रहे हैं आप बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बताइएगा, ये चूंकि ये बिल्कुल सामने की एक एग्जाम्पल है तो मैं इसलिए कोट कर रही हूँ। यहाँ कुछ कराची में मार्केट्स को खोला गया और कुछ को कहा गया कि नहीं खोल सकते, कोरोना फैलेगा, आप एसओपीज को इंश्योर नहीं करा सकते। सर कुछ स्कूल्स एसओपीज को फॉलो करेंगे और कुछ स्कूल्स के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा, उसके लिए क्या सोचा आप लोगों ने? देखिए मैं तो ये खुद कह रहा हूँ, ये जो दावा कर रहे थे सर, जो दावा कर रहे थे ना कि नहीं हमारा कारोबार खोल के दे, हम रो रहे हैं, हमारा एम्प्लॉय रो रहा है, हमारे बच्चे रो रहे हैं, वो बाद में दूसरे दिन हाथ खड़े करके बैठे हुए थे कि पुलिस आ जाए, हुकूमत आ जाए, हमसे नहीं हो रहा। सर ये सिचुएशन खुदा ना खास्ता स्कूल्स में बने, फिर क्या होगा?
देखिए, मैं तो फिर ये बात कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ इजी टास्क, हमें इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें गवर्नमेंट को, हमें पेरेंट्स को, सिविल सोसाइटी को, सबको इसमें हमें अपनी एफर्ट डालनी पड़ेंगी। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब पहले विल हो। अगर आपकी विल ही नहीं है और आप अगर पूरा नवंबर से लेकर आज तक आपके पता है पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैला और मजीद ये इसकी जो आपने देखा अरसे के अंदर क्या हुआ, गलतियां तो हमने की हैं। हमने जब पता है कि ये अब बड़े ऐसे त्योहार आएंगे और ये तो रहेंगे, एक के बाद एक आता चला जाएगा, तो हमें उसमें क्या करना है। आपने देखा अगर ये सारी चीजें मौजूद थी तो इन चीजों पे कंट्रोल करना आसान है। हम अपने पेरेंट्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा, ना सिर्फ पेरेंट्स को बल्कि जो भी इससे एसोसिएटेड है, वो चाहे एक वैन ड्राइवर ही क्यों ना हो। काशिफ साहब, पॉइंट आपका क्या सिर्फ एक जुमले में वजिया साहब मुझे बताइएगा कि जो काशिफ साहब बात कर रहे हैं, जो एसोसिएशंस बात कर रही हैं कि 15 अगस्त को खोले जाएं, क्या ऐसी मुशावरत हो सकती है? क्या इसकी उम्मीद रखी जाए कि ईद के बाद अगर सिचुएशन ऐसी होती है कोरोना केसेस की तो गवर्नमेंट सोच सकती है, स्कूल्स पहले खोलने से मुतालिक फैसला हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं अपने भाई काशिफ की जज्बात की मैं कदर करती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल्स, सरकारी स्कूल और हुकूमत एक पार्टी है और प्राइवेट स्कूल्स को एक मुतहारब पार्टी है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कम से कम ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, ये तो अपने अंदर से निकाले ना। मिल बैठे तो निकल जाएगा। हमारे पार्टनर्स हैं, जहाँ पे हम कहीं लैक करते हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं और हम उसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं। आप देखिए, जहां उन्होंने एसओपीज की बात की कि हमें ये सीखने की जरूरत है, हमने ये नहीं किया, हम यहाँ इन एरियाज में लैक करते हैं, तो ये और ज्यादा इस चीज को वैलिडेट करता है कि हमें उन एसओपीज को बिल्कुल क्विकली बताइएगा। काशिफ साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट है वो सफर कर रहा है, खास तौर पे उस स्कूल का स्टूडेंट जो एसओपीज को फॉलो नहीं करवा सकते। मैम, इसके ऊपर पे आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग इस पे मुस्तकिल काम कर रहे हैं। जब से ये पेंडेमिक शुरू हुई है इसके ऊपर काम हो रहा है और उसके बाद हमें उन एसओपीज को इम्प्लीमेंट करवाना, टीचर्स को मेरा सवाल वहीं का वहीं है, अवेयरनेस देना सब इम्पोर्टेंट है। कोई सोचा जा रहा है 15 सितंबर से पहले स्कूल खोलने से मुताल्लिक ऑप्शन है? अभी नहीं सोचा जा रहा और इसका फैसला एनसीओसी की मीटिंग में ही होगा। ठीक है, अभी ऐसा सोचा नहीं जा रहा। बहुत शुक्रिया वजिया साहिबा, साथ मौजूद थे आप, काशिफ मौजूद थे आप। स्कूल्स कब खुलेंगे? क्योंकि काशिफ साहब ने कहा कि उनकी ख्वाहिश भी यही है और कोशिश भी यही है कि मामलात इस तरह से निमट जाएंगे 15 अगस्त से स्कूल खुलें, लेकिन वजिया साहबा ने कहा कि एनसीओसी इज द राइट फॉर्म टू डिसाइड दिस कि स्कूल्स कब खुलेंगे। ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि स्कूल्स कब खुलेंगे और ज़रा हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं जो उनसे जुड़े हैं, जैसे कि वैन ड्राइवर्स। वैन ड्राइवर्स ज़रा काफ़ी अरसे से परेशान है, लॉकडाउन है, उनका कारोबार अगर मैं कहूँ या उसका रोज़गार कहूँ तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। क्योंकि ज़ाहिर है पहले वो सुबह बच्चों को लेते थे, स्कूल ड्रॉप करते थे, फिर दोपहर में उनको वापस घर ड्रॉप करना, यही उनका दिन भर की रोज़ी का एक जरिया होता था। अच्छा, एक ये मामला है। दूसरा मामला ये कि अब इनकी निगाहें टिकी है कि स्कूल्स कब खुलेंगे, और जब स्कूल्स खुलेंगे तो फिर इनके पास सवारी कम होगी, काम ज़्यादा होगा और वो भी तुक्का लगेगा। बड़ी हद तक ऐसा है। फिर भी इनको इंतज़ार है कि जल्द से जल्द स्कूल खुल जाए। 3 माह से जो ड्राइवर्स घर बैठे थे अब वो बहुत पुरुमीद है। मुल्तान से इसी के ऊपर हम आपको मोहसिन खालिद की रिपोर्ट दिखाते हैं। मुल्तान में 3 माह से ज़ायद का अर्सा गुजर जाने के बावजूद स्कूल और कॉलेज बंद है। ऐसे में बच्चों को स्कूल से ले जाने वाले ड्राइवर और वैन मालकान शदीद मुश्किलात से दो चार हो चुके हैं। प्राइवेट स्कूल मालकान ने हुकूमत को 15 अगस्त से अल्टीमेटम दिया है कि वो स्कूल खोल देंगे। इसके बारे में ड्राइवर्स और वैन मालकान क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वो हमें यानी कि गाड़ी का रेंट देते थे, किराया देते थे। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, स्कूल बंद हुए हैं, तो हमारी गाड़ियाँ ऐसे खंडारा बनी पड़ी है। हमारा सारा गाड़ी पे सिस्टम चलता है, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, तो लिहाजा जब से ये लॉकडाउन हुआ है गाड़ियाँ भी ठहर गई हैं और स्कूल भी बंद हुए पड़े। 8-9 गाड़ियाँ हैं, उसके साथ मेरा अमला है जो अब तक भूखा बैठा हुआ है। प्राइवेट स्कूल वाले और सारे ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक स्कूल खुल जाएंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि हम 15 सितंबर तक खोलने पर सोचेंगे।
हम ये चाहते हैं SOPs के तहत हमें कल से ही आर्डर दिया जाए और हम SOP के तहत गाड़ियाँ अपनी चलाएँ। वैन मालकान का कहना है कि प्राइवेट स्कूल खोलने का हुक्म किसी नेमत से कम नहीं, इनसे इनके घर का चूल्हा जल सकेगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि 15 अगस्त से हुकूमत प्राइवेट स्कूल खोलने का ऐलान करती है या नहीं। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। तो जनाब, कोरोना और फिर उसके बाद में स्कूल्स की सिचुएशंस, उससे जुड़े हुए लोगों की सिचुएशन, उनकी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। अब सवाल ये है कि अगर हम पंजाब ही का तस्करा करें तो क्या पंजाब में कोरोना कंट्रोल में आ गया है? स्मार्ट लॉकडाउन की बात हुई, उसको लगाया भी गया। क्या कुछ मुख्तलिफ इलाके ऐसे भी हैं कि जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन होगा? और ईद से मुतालिक क्या प्लानिंग की जा रही है SOPs के बारे में ख़ास तौर से? हम इसी के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये फरमाइएगा, स्कूल्स एसोसिएशंस ऐलान कर रही हैं कि जी 15 अगस्त से स्कूल्स खोल देंगे। बतौर वज़ीर सेहत आप क्या समझती हैं, क्या पंजाब के हालात ऐसे हैं कि स्कूल्स को खोला जाए, तालीमी इदारों को खोला जाए? देखिए, मेरा ख्याल है जो एक बहुत अहम ऐलान जो है वो शफकत महमूद साहब ने किया था नेशनल लेवल के, हमें कोशिश करनी चाहिए कि 15 सितंबर तक सब स्कूल खुल जाएं और कॉलेजेस भी खोल दिए जाएं, क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से कोरोना की वबा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और अगर हम हिफाजती तदाबीरें इख्तियार रखें तो बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कम होती चली जाएगी। पर बहुत ज़्यादा डिपेंड इस बात पे करता है कि जी इस मरतबा जब 31 जुलाई को जो ईद किस तरीके से हम मनाएंगे। अगर ईद हमने एहतियात और हिफाजत के साथ मनाई तो फिर उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह 15-16 अगस्त तक हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और अगर वबा का लेवल इसी तरह नीचे जाता रहा तो फिर हिफाजती तदाबीरें और SOPs के साथ स्कूल कॉलेजेस खोलने आसान हो जाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि कब खोलने हैं, इसकी डिसीजन जो है वो कोरोना जो कैबिनेट कमेटी है वो एक डिसीजन लेती है, जिसके अंदर अपना एजुकेशन मिनिस्टर भी साथ शामिल होंगे, जिसमें सब इसके अंदर बाकायदा कंसल्टेशन होती है और फिर सोचा जाएगा इसके बारे में। ठीक, यानी वो नेशनल लेवल पर ही ऐलान होगा, जिस तरह से पहले कहा गया है कि 15 सितंबर तक खोले जा सकते हैं कंसिडरिंग द फैक्ट कि सिचुएशन वाकई कंट्रोल में। डॉक्टर साहब, लेकिन ये फरमाइएगा कि अभी कुछ देर पहले काशिफ साहब भी हमसे जब बात कर रहे थे तो जाहिर है जिनका ये मौक़िफ़ रहा हो कि स्कूल क्योंकि इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स देते हैं कि वहाँ पर खुल चुके हैं तो वो कहते हैं यहाँ पर खोल दिए जाएँ। वो कहते हैं कि WHO कहता है कि बच्चे कम मुतासर होते हैं, लेकिन जाहिर है इस वायरस का पैटर्न हर जगह पर मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहिबा, सिंध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 3000 किड्स जो है वो मुतासर हुए हैं। थोड़ा सा आप शेयर कीजिएगा, पंजाब में ये मामला किस हद तक है, बच्चों को किस हद तक इस वायरस ने पंजाब में मुतासर किया है? मेरे इतला के मुताबिक, क्योंकि मेरे पास तो जो ज़्यादा इतला आई है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आई है, तो तादाद कंपैरेटिवली कम है और कोई तकरीबन मेरा ख्याल है जो मुझे बताया था डॉक्टर मसूद सादिक साहब ने, वो यानी 100 से नीचे ही तादाद रही है, क्योंकि मेजॉरिटी बाकी भी हॉस्पिटल से अभी, क्योंकि मैंने स्टेटिस्टिक्स नहीं इकट्ठे किए, एक दफ़ा हमने स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे कर लेंगे तो फिर कुछ हम अंदाज़ा लगा सकेंगे। लेकिन अहम चीज़ ये है कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे और बूढ़े बहुत वल्नरेबल होते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए इन्हें बचा के रखें ताकि इनको मसले मसाइल ना पैदा हों। अच्छा, जून के वस्त में करीबन रोज़ाना 10,000 टेस्ट हो रहे थे, अब इसकी तादाद 7,000 तक महदूद हो गई है। इसकी वजह क्या है? क्या वाकई ऐसा है कि कोरोना कंट्रोल में आ गया है? देखिए जी, एक तो बहुत अहम चीज़ है कि वायरस बहुत हद तक कंट्रोल में है, क्योंकि आज के दिन में अगर मैं कहूँ तो 358 पॉजिटिव केसेस निकले हैं और इसमें आज फर्टिलिटी रेट इज़ 4, यानी 4 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार हुई। अब इसका मुकाबला अगर आप 15 जून को करते तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी तादाद कम हो गई है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि टेस्ट क्यों कम हो रहे हैं, उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो पहले जितनी फ़्लाइट्स आती थी और सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हम पंजाब में आती थी उन सब के पैसेंजर्स के हम टेस्ट किया करते थे। फिर उसके बाद जो हमने नेगेटिव जिसको करार देना होता था उसके कम से कम 2 टेस्ट किए जाते थे। अब जो नई SOPs आई हैं उनके मुताबिक जो बाहर से पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको हम टेस्ट नहीं करते, उनको क्वारंटीन करने को कहते हैं और अगर खुदा न खास्ता सिम्टम्स हों तो ज़रूर टेस्ट करते हैं और फिर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। इसके साथ साथ
अब अगर 10 दिन कोई सिम्टम फ्री हो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, तो अकॉर्डिंग टू वेरियस एडवाइजरी ग्रुप्स उनका ये कहना है कि इसको आप नेगेटिव ही समझें, क्योंकि कई दफ़ा डेड वायरस भी पॉजिटिव टेस्ट देती रहती है। तो अगर सिम्टम्स नहीं हैं तो कंसिडर द पेशेंट टू बी नेगेटिव। तो वो टेस्ट भी अब हम नहीं कर रहे और तादाद भी कम हो गई है। अगर आप तीनों चीज़ों को मिलाएं तो नेचुरली तादाद कम होके, पहले जब हम कर रहे थे 10 से 12 हज़ार, तो आज के दिन में भी 7 हज़ार से प्लस टेस्ट किए हैं हमने पंजाब में। अच्छा डॉक्टर साहिबा, लेकिन आपने भी इस कहा कि ईद कुर्बान और फिर आशूरा, ऐसे में हमें सख्त SOPs को फॉलो करना चाहिए। ये बात तो ज़रा तरफ से की जा रही है क्योंकि खदशा बहरहाल है कि जो रमज़ान में हुआ, जो छोटी ईद पर हुआ, कहीं बड़ी ईद पर ना हो, आशूरा के बाद ना हो जाए। तो ये बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए कोई प्लान भी तैयार किया गया है कि अच्छा एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एडवाइस किया जाए या कुछ सख्त SOPs मुतारिफ कराई जाएँ कि इन ख़ास मौक़ों पर ये कोरोना वायरस ना फैले? देखिए जी, अब तो ये एहतियात और हिफाजती तदाबीरें लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए। छोटी ईद के बाद जिस तरह वबा फैली और जितने आपको पता है अस्पतालों पे बोझ पड़ा, अब लोगों को एहसास करना चाहिए कि हमें ख़ुद हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें, मास्क पहने, SOPs प्रैक्टिस करें, हाथ धोना, डिस्टेंस रखना, ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो गई हैं। अगर आप ये करेंगे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बड़ी ईद पे ये वबा उस तरह नहीं फैलेगी। और मेरा ख़्याल है सबसे बड़ी बात है, कम से कम 2500 से ज़्यादा लोग जो हम जान की बाजी हार बैठे हैं, ये कौन सा वक्त है कि हम खुशियाँ मनाएं। ये कुर्बानी की ईद है, सादे तरीके से मनाइए, कोशिश ये करिए जितनी सादगी होगी उतने चांसेस कम हैं कि ये वबा फैले। अच्छा देखिए, कोरोना और फिर एहतियाती तदाबीर के मामला, इस सब के दरमियान एक मामला और भी उजागर हुआ पंजाब से, और वो था ब्लड बैंक्स का मामला। इस पर खासी बहस भी हो रही है। आप बता सकती हैं हमें, क्या कोई बगैर लाइसेंस ब्लड बैंक सामने आया है? कुछ किया है आप लोगों ने इस सिलसिले में? देखिए जी, इम्पोर्टेंट इस वक्त जहाँ तक ताल्लुक़ है ब्लड बैंक्स का, उसके सिलसिले के अंदर आपको पता है हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ब्लड बैंक रेगुलेटरी अथॉरिटी, और वो प्रोविजनल लाइसेंस देती है, कंफर्म तब करती है जब वो सारी जो उनके क्राइटेरिया उसको फॉलो करें। तो अभी बड़ी हम विजिलेंटली वी आर लुकिंग एट ऑल द ब्लड बैंक्स, और ये रिपोर्ट जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक एक रिपोर्ट सामने आएगी जिसमें अंदाज़ा होगा कि सारे ब्लड बैंक्स जो हैं वो बाकायदा जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर नहीं फॉलो करेंगे तो फिर मजबूरन वो ब्लड बैंक्स हमें बंद करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी, इस सिलसिले में बात कर रही थी कोरोना SOPs और इनको फॉलो करते रहना होगा। ईद और ईद के बाद में मुहर्रम आ रहे हैं, तभी भी ये सब कुछ करना होगा। हमें क्विकली आगे बढ़ना होगा। कुछ दीगर मामलात ऐसे हैं कि जो आपके सामने रखने बहुत ज़रूरी थे, तो मैं आपको बता देती हूँ जनाब। IPL मुमकिन है, लेकिन क्रिकेट का आलमी मेला ये तो हो ही नहीं सकता। ICC ने रवा साल ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप मुलतवी कर दिया। IPL के लिए तो रास्ता साफ है, T20 मेला अब आइंदा साल अक्टूबर-नवंबर में होगा। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में 113 रन से शिकस्त दी। फैसला कुन मैच 24 जुलाई से शुरू होगा। स्वात का तारीखी सफ़ेद महल मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकजी रहता है। यहाँ आने वाले रूसी सयाह ने जन्नत नज़ीर वादी को मिनी स्विट्जरलैंड भी करार दिया। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। फलकबोस पहाड़ों और सरसब्ज जंगलात के बीचों बीच वादी मरगुजार का सफेद महल 1941 में तामीर होने वाला तारीखी महल मिंगौरा शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। The White Palace, this is oldest building, one of the oldest building in Sawat, and it was the camp house for the ruler of Sawat. And I'm visiting actually this place second time, and it's so nice because it's so much green here and the weather is much more cool. सयाह ने जन्नत नज़ीर वादी स्वात को मिनी स्विट्जरलैंड भी करार दिया। This is mini Switzerland. My friend living in Switzerland, and when he saw my photos from here, he told me, man, I didn't see these views in this country where I am living. This is much more beautiful because this is so green, so much water here, so much animals. विलेडिस्लाव ने महल में लगी मलके एलिज़ाबेथ डोम के दौरा की तस्वीर में भी दिलचस्पी ली। हसीन लम्हात को कैमरे में भी महफूज किया।
हुसन की वादी स्वात का मौसम सुहाना और नज़ारे दिलफरेब है। यही वजह है कि गैर मुल्की सयाह भी मशरक़ी स्विट्ज़रलैंड के दीवाने बन जाते हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, मरगुज़ार, स्वात। और सब प्लान कर पाएंगे, लेकिन थोड़े से दिनों के बाद जब ये तमाम इलाके खुल जाएंगे, जब टूरिस्ट स्पॉट्स खुल जाएंगे, दोबारा से वहाँ पर जा पाएंगे और दोबारा से वहाँ पर जाके फिर सेल्फीज़ और वीडियोस बन पाएंगी। एनीवेज, ये तुमने बात की थी स्वात की, अब आपको लेकर चलते हैं सराय थर। यहाँ पर बारिश के बाद हर सू हरियाली छाई है और हमने गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि वहाँ के सौगात मशरूम ये कुदरत का एक तोहफ़ा, ये इसकी रिपोर्ट हमने कल आपको दिखाई थी। ये तो हमने थर की आज दोबारा से बात करने का यूँ हमारा दिल चाहा तो हमने कहा चलिए दोबारा से बात कर लेते हैं थर की, क्योंकि कल हमने बड़ा किरण इस पर भी बात की थी ना कि मशरूम जिसको पसंद है उसके लिए रिपोर्ट बड़ी अच्छी होगी। उसके लिए भी जन्नत है, ये उसके लिए भी जन्नत है। तो एनीवेज जी, ये तो थर की हमने बात कर ली है और मशरूम्स कर दिया और मशरूम्स मैंने देख लिए, बहुत सारे रेसिपीज आ गए मेरे जहन में। चलिए जी, उन रेसिपीज खुद पकाने पड़ेंगी ना, खुद पकानी पड़ेंगी। चलिए जी, ये हमने सोचा आज दोबारा बात कर लेते हैं थर की, क्योंकि दिल करे थर जाएं, अगर छुट्टी मिल जाए तो जरूर जाएं। एनीवेज जी, आम की डिलीवरी हो रही है बड़ी खास लैम्बोर्गिनी में जी आम डिलीवर हो रहे हैं। कौन कर रहा है डिलीवर और कहाँ पे कर रहा है डिलीवर, किसको कर रहा है डिलीवर, करेंगे बात, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कराची में आज मौसम खुशगवार है, लेकिन आपको याद होगा 3-4 रोज़ पहले जो जुम्मे के दिन कराची में बारिश हुई थी, और बारिश के बाद क्योंकि ज़्यादा बारिश हो गई थी तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया था और बहुत ज़्यादा मसला हो गया था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मसला किसी के लिए बहुत छोटी सी बात थी, और वो किसके लिए थी? वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए थी। शारा फैसल पर देखिए घुटनों पानी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद और ट्रैफिक को मैनेज करने से मुताल्लिक कोशिश करने में वो मसरूफ़ दिखाई दिए। हालांकि मुश्किल था, बल्कि कहना चाहिए नामुमकिन सा था, लेकिन बहरहाल वो ड्यूटी पर थे। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि इंतज़ामिया गायब थी या ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल गायब थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। और हमने उस दिन ही सोच लिया था कि इन फर्ज शनास ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से, दैट्स ट्रू, हीरो ऑफ कराची, इनसे बात करनी तो बनती है। हमारे नुमाइंदे साउद बिन मुर्तज़ा वहीं पर मौजूद हैं शारे फैसल पर, और इन ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से उन्होंने गुफ्तगू की, तो चलते हैं उन्हीं की जानिब कि क्या उनकी गुफ्तगू हुई। जी बिल्कुल, कराची में बारिश हो या कोई और मसला हो, सड़कों पर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही नज़र आती है, जो सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं करती बल्कि दीगर इदारों का काम भी करते हुए नज़र आती है। गुज़श्ता रोज़ दिनों जो बारिश हुई उसमें भी यही हुआ कि कहीं ट्रैफिक पुलिस गटर खोल रही है, घुटने पानी में ट्रैफिक कंट्रोल करने में मसरूफ़ है कि पानी भी निकले और ट्रैफिक भी चलता रहे। ऐसे में जो है गुज़श्ता दिनों इसी तरह की एक तस्वीर वायरल भी हुई थी, जिसमें एसओ फिरोज़ाबाद जो है घुटने पानी में जो है फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उन्हीं से जान लेते हैं क्या वजह है, इतनी मुश्किलात में भी आप लोग ड्यूटी दे रहे होते हैं, अगर दीगर इदारे जो केएमसी और जो उनका काम है वो भी आप लोग कर रहे होते हैं, क्या जज्बा है आप में? हमारा जब रोड पे खड़े होते हैं हम किसी की परेशानी को देख नहीं सकते। अभी हम फुटपाथ पे खड़े हों, गाड़ी वाला पानी में खड़ा हो, तो ये हमारे से नहीं हो सकता। हम बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हम हर टाइम कोशिश करते हैं कि आवाम की खिदमत करें। और आपने देखा भी है कि बरसात के मौसम में पानी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर खड़े होकर लोगों की गाड़ियों को धक्का लगा रहे थे, साइड पे कर रहे थे। पानी में खड़ी जाती थी, उसको साइड पे ले जाते थे जहाँ पानी नहीं होता था, ताकि वो अपनी गाड़ी को ठीक करे और फिर अपने घर चला जाए। दीगर इदारे कराची में मौजूद हैं, पानी हो या दीगर सीवरेज के मसाइल हो, हमने देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ये काम करने में मजबूर हो जाती है। ऐसा क्या होता है कि आप लोग वो काम कर रहे होते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता? ये है कि अगर सारे अदारे काम करें तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाए, लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है कि हमने ट्रैफिक को चलाना होता है। अगर पानी होगा, ज़्यादा पानी होगा तो ट्रैफिक नहीं चलेगी, इसलिए कोशिश होती है अगर कोई नज़दीक नाला हो तो उसको जो है उसका ढक्कना उठा दिया जाए। मैं आपको बताऊंगा कि हमारी रिकवरी जो है वो ढक्कने उठा रही है, क्योंकि वो बड़े सीमेंट के बैरियर वो हम हाथ से नहीं उठा सकते, वो हमने अपने गाड़ी से उठाए ताकि ये पानी उस गटर में जा सके। ये काम तो इदारों का है कि गटर खोलना, पानी निकालना। आप लोगों को कोई हिदायत मिलती है, खुद से ये जज्बा होता है कि आवाम की मदद करें? नहीं, ये हमारा जज्बा भी होता है और हमारे अफसरान का ये हुक्म होता है कि आप ट्रैफिक को जो है ना इसको रवां दमा रखें। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आपको ट्रैफिक को हर तरीके से रवां दमा रखना है। अच्छा, ये सड़कों पर इतनी मेहनत करते हैं, हर हाल में ट्रैफिक पुलिस सड़क पर नज़र आती है, आवाम आप लोगों को सराहते हैं और जब आप उनकी मदद करते हैं या नहीं भी करते?
आवाम बहुत सराहती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम पानी में खड़े होते हैं, वो जा रहे होते हैं, उनकी गाड़ी ठीक होती है, लेकिन जब हमें वो देखते हैं ड्यूटी करते हुए, वो हमें शाबाश देते हैं और वो बहुत अच्छा उनका रवैया होता है हमारे साथ कि ये लोग काम कर रहे हैं, अच्छे हैं। बारिश हो जाए, आज भी मौसम बहुत खुशगवार है, सुबह से हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है। आज फिर अगर खुदा न खास्ता ये सड़क भर जाए शारा फैसल, तो क्या जज्बा होगा? अभी भी आप देख लें, मेरी यूनिफॉर्म जो है वो बिल्कुल बारिश में भीगी हुई है। मैं ऑफिस में नहीं बैठा हुआ, मैं रोड पे हूँ और रोड पे ही काम करेंगे। अगर दोबारा ऐसे हुआ तो इंशाल्लाह दोबारा आवाम की खिदमत करेंगे। बिल्कुल, इनका जज्बा बहुत ज़्यादा है आवाम की खिदमत के लिए। इनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस का ये काम है कि रोड चलती रहे, और ऐसे में ये जज्बा आता है और ये परेशानी जब होती है लोगों को, जब जब पानी जमा होता है तो इनको जो है दीगर इदारों का काम भी करना पड़ता है, चाहे वो गटर खोलना हो, पानी निकालना हो या ढक्कन उठाना हो, उस मुश्किलात को भी इनको देखना पड़ता है। और यही जज्बा लेके जो है ये उतरते हैं पानी में भी और दीगर शहरियों का जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में। और क्योंकि मौसम का तस्करा है, तो फिर ये जो आज कराची का मौसम है ना, ये कितने दिनों तक ऐसा रहने वाला है? क्योंकि आज तो हल्की बारिश हुई है, कहीं तेज़ बारिश हुई है, मौसम खुशगवार है, तो बादल बरसेंगे तो कितने कितने, इसी बारे में हम बात कर लेंगे। हमारा साथ देंगे माहिर मौसम यार जवाद मेमन। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये इतना खूबसूरत मौसम कब तक रहने वाला है कराची में? पहले ज़रा मुझे ये बताइए। ये किरण, अगले 3 से 4 दिन जो है इंशाल्लाह इसी तरीके से मौसम रहेगा कराची में। और ये जो फ्राइडे वाला मामला हुआ था, थोड़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, थोड़ा ज़्यादा पानी आ गया था, ये मामला आज कल परसों भी होगा? शुएब, अगर इस तरीके की बात की जाए तो देखें, इस वक्त कोई कराची में सिस्टम मौजूद नहीं है। ओके। वो जो फ्राइडे वाली जो बारिश थी वो एक प्रॉपर मानसून सिस्टम के तहत हुई थी, जो कि तकरीबन इतवार को जो है वो पाकिस्तान से निकल के ओमान की तरफ मूव कर गया है। लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, और आगे आने वाले 2 से 3 दिन 4 दिन इसी तरह हम देखेंगे, तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश, कुछ इलाकों में मॉडरेट शावर्स, और कुछ इलाकों में 5 से 7 मिनट 10 मिनट के लिए आप कह सकते हैं कि तेज बारिश भी हो सकती है। उसके बाद जो है ये बादल जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाते हैं शहर में। अच्छा, ये जवाब हो ऐसे रहा है कि क्योंकि मानसून में ऐसे ही होता है कि अचानक से सिस्टम बनता है, बरसता है, चला जाता है, हल्की बारिश कहाँ पर कितनी हो कुछ एंटिसिपेट किया नहीं जा सकता। ऐसा ही मामला है इस वक्त कराची में? आप तो फ्रीज हो गए हैं। नहीं हो रही है, ये जो हमारे जो समुद्री बादल होते हैं। जी प्लीज बताइएगा। अब ओके? जी अब आ रही है। ये जो बारिशें हो रही हैं, ये किसी सिस्टम के तहत नहीं हो रही है। जो हमारे जो मानसून का जो एक सीजन होता है जिसमें समुद्री बादल होते हैं, सी क्लाउड होते हैं, वो उनका फ्लो इस वक्त शहर की तरफ बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मानसून करंट जो है उनकी वजह से जो है ये बादल शहर की तरफ मूव करते हैं और फिर शहर पे बरसते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके से जो है ये आगे की तरफ मूव कर जाए। और ये जो पूरा हफ्ता है, खास तौर से जुम्मा, हफ्ता इतवार, मैं कराची की बात नहीं कर रही, कराची के आसपास या इंटीरियर सिंध, यहाँ कैसा मौसम रहेगा ये बताइए। बदीन ठट्टा में भी देखें, इन्हीं समुद्री बादलों से जो है वो हल्की फुल्की जो है वो बारिश होती रहेगी। लेकिन वीकेंड पे जो है ये सिलसिला काफी हद तक जो है वो कम हो जाएगा और फिर कुछ इस तरह देखने में आ रहा है कि 25 या 26 जुलाई के बाद तो इस तरह भी फिलहाल देखने में आ रहा है कि एक मॉनसून सिस्टम दोबारा जो है वो सिंध की तरफ आ सकता है। ईद पर बारिश हो सकती है, कह सकते हैं शुएब। अभी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, आप कह सकते हैं कि फिलहाल इसके मीडियम चांसेस हैं क्योंकि ये सिस्टम जो है वो भी बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह वीकेंड तक जो है काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए जी, वीकेंड में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जवाद, साथ मौजूद थे आप। कराची का मौसम कैसा है और कैसा रहने वाला है, कैसा होने वाला है, कौन सा सिस्टम कहाँ से नमूदार हो रहा है और कहाँ पर पुराने सिस्टम जा चुके हैं। तो हमने इंटीरियर सिंध के बारे में भी पूछा एग्जैक्टली कि वहाँ पर भी वीकेंड पर जो है ना बारिश का इम्कान है। वीकेंड पर बारिश का इम्कान है, इस पर हम जरा एम्फेसिस कर रहे हैं कि वीकेंड में अगर कोई प्लान कोई कर रहा है तो जरा सोच समझ के प्लान करे। एनीवेज जी, कराची की बात हम कर रहे थे, अब जरा कोरोना वायरस से मुतालिक बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस की वबा से सिर्फ कोरोना वायरस वो जो फेल हुए हैं उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी बात करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं जी। भारतीय हुकूमत की बात कर लेते हैं, उनकी नाकामी बेनकाब हुई है।
अमरीकी टीवी चैनल CNN इनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत वबा के दौरान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी जिम्मेदारी उठाने में बुरी तरह से नाकाम रही है। फेल फेल फेल, शेम शेम शेम। एक बारी फेल फेल फेल। और ये भारत में जनाब हो क्या रहा है कि कोरोना मरीजों की जो तादाद है वो 10 लाख का हिंदसा अबूर कर चुकी है और इस हवाले से भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है। वैसे कुछ मामलों में भारत पहले नंबर पर है, जैसे कि हट धर्मी, जैसे कि हुकूक की पामाली, जैसे कि कश्मीर में जो मामलात हैं, जैसे कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ जो हालात उन्होंने रवा रखे हुए हैं, इस सब में भारत जो कर रहा है वो वाकई पहले नंबर पर है। चलिए, जो ये तो हमने भारत की बात कर ली कि कहाँ कहाँ पर वो नाकाम हो रहा है, कहाँ कहाँ पर उसे सोचना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि उसका फोकस ही नहीं है वहाँ पर इन हेल्थ इशूज़ पर, उसका फोकस कहीं और है। जबकि हेल्थ इशूज़ इस वक्त प्रायर हैं सबसे पहले, जैसे कि कोरोना से बचना निमटना सबसे पहले। तो इसकी वैक्सीन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की तैयारी, बड़ी अहम डेवलपमेंट, बड़ी पेशरफ्त। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाई गई कोरोना वैक्सीन के इब्तिदाई नताइज न सिर्फ ये कि ये महफूज बना रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ, बल्कि ये जिस्म में मुदाफ़ियती निज़ाम को भी मजबूत बना रहा है, जो अब इसकी दवा है, जो अब इसकी वैक्सीन है। बरतानवी साइंसदानों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार की गई इस वैक्सीन का तजुर्बा किया 1077 अफराद पर और उनको वैक्सीन इंजेक्ट की गई। और फिर इसके बाद में क्या हुआ जनाब, जिस्म ऐसे एंटीबॉडीज़ और वाइट ब्लड सेल्स बना सकेगा इसके बाद में जो कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकेंगे। माहिरीन कहते हैं कि इब्तिदाई नताइज तो बड़े उम्मीद अफ़ज़ा हैं, लेकिन अब ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि ये वैक्सीन लोगों को दिए जाने के लिए मुकम्मल महफूज है और इसीलिए तो सारे के सारे ट्रायल्स किए जा रहे हैं। इसी वैक्सीन से मुताल्लिक यही एंटिसिपेट किया गया था कि सबसे पहले मार्केट में यही वैक्सीन आएगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से इस पर काम इस वक्त जारी है। चलिए जी, इसकी लेटेस्ट अपडेट तो हमने आपके सामने रख दी कि कहाँ पर इस वक्त वैक्सीन स्टैंड कर रही है। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात कर लेते हैं, जिन्होंने कहा है कि मुजाहिरों के सबब अमरीका की सूरत हाल अफगानिस्तान से भी बदतर हो गई है। ये मुजाहरे उन रियासतों में किए जा रहे हैं जहां लिबरल डेमोक्रेट्स इक़्तिदार में हैं। जो बाइडन का जीतना मुल्क को दोज़ख में धकेलने के मुतरादिफ होगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। ये तनकीद उनके ऊपर होती आई है। इसलिए रिपब्लिकन्स अमेरिका को दोज़ख में धकेलने की कोशिशें नाकाम बना देंगे। नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज करने वालों को कुचलने के लिए अहम शहरों में कानून नाफिज करने वाले एहलकार भेजे जाएंगे। बगैर वर्दी के एहलकारों को तैनात किया जाएगा और वो सादा लिबास में, सादा गाड़ी में गश्त करेंगे ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत अहम है किरण उनकी तरफ से जो दी गई है कि जो हालात हैं वो अफगानिस्तान से बदतर हैं। कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है जो उनकी तरफ से दी गई और ये कोई आम से हालात भी नहीं है। और इसकी बड़ी जिम्मेदारी ये कहा जा रहा है कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन से लेकर के उनके इख्तिदार संभालने तक जिस किस्म की उनकी बयानात का अंदाज रहा है, वो सब का नतीजा है कि लोग एक दूसरे से इस कदर अमेरिका में दूर हो गए। जो तनकीद वो अब कर रहे हैं, जो सिचुएशन को एनालाइज वो अब कर रहे हैं, ये सारी की सारी तनकीद खुद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर होती आई है और अभी भी हो रही है। बहरहाल हम वापस आते हैं अपने देश में और कुछ यहाँ की बात करते हैं। पश्तो गुलकारा गुलपाड़ा, बहुत लोग इनके बहुत फ़ैन, लेकिन आजकल हुआ एक मामला ऐसा कि वो है खबरों में खांसी। सरकारी क़यामगाह पर उन्होंने शूटिंग की थी, ये इजाज़त उनको किसने दी थी? नई वीडियो रिलीज़ होते ही ये मामला खड़ा हो गया है। वज़ीर आला KP महमूद खान ने पश्तो गुलकारा गुलपाड़ा की वीडियो रिकॉर्डिंग का नोटिस लिया और इस मामले की अब तहकीकात होंगी बड़े पैमाने पर। एग्जैक्टली जी, कल भी इससे मुतालिक हमने गुफ्तगू की थी कि ये नोटिस लिया गया है इस वीडियो पर। बढ़ते हैं आगे। टाइफाइड से मुतालिक हम आज बात करना चाह रहे थे और टाइफाइड से मुतालिक बात हमने ये करने कि टाइफाइड के ख़िलाफ़ फ़ौरी इक़दामात करने होंगे। कौमी इदारा सेहत ने टाइफाइड से मुतालिक हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी और कहा गया है कि 2016 से मुल्क में टाइफाइड के केसेस सामने आ रहे हैं। तमाम सूबाई महकमा सेहत को मज़ाहमती टाइफाइड के ख़िलाफ़ बर वक्त तैयारी करनी चाहिए, बल्कि कहना ये चाहिए कि टाइफाइड के ख़िलाफ़ बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए। NIH ने अवाम को सफाई सुथराई का खास ख्याल रखने, खाने से कबल सब्जी और फल को अच्छी तरह धोने और पानी उबाल कर इस्तेमाल करने, सब एडवाइजरीज का हिस्सा है। और ये तशवीश इस कदर क्यों है, ये टाइफाइड, ये एडवाइजरी क्यों लानी पड़ी? ये हम तो बहुत आगे आ गए थे, लेकिन अब इंटेंसिटी क्या कहीं ज़्यादा तो नहीं है इस मामले में? तो हम बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद हमको ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद, वेलकम टू नया दिन। ये फरमाइएगा, हम ये सुनते आए और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी यही है कि अब जो टाइफाइड है ये पिछले वाले टाइफाइड्स उनकी निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए और एडवाइजरी के बारे में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात सारी ये है कि ये एडवाइजरी जो जारी अभी हुई है, ये
पहले भी गवर्नमेंट ने जारी किया था 2 साल पहले, और वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात को बताया था कि खासकर इंटीरियर सिंध में जो आपको अगर याद हो तो पिछले साल भी बहुत सारे केसेस टाइफाइड के आए थे, और इशू ये हो रहा है कि जो टाइफाइड का जितने भी केसेस हैं, अब ये टाइफाइड जो टाइप है इसका नाम दिया गया है XDR टाइफाइड। यानी ये वो टाइफाइड वो है जो कि किसी भी दवा से एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं होता है। एंटीबायोटिक जो है वो इतना ज्यादा हमारे यहाँ यूज होता है, जैसे कि बच्चे टॉफियां और चॉकलेट खाते हैं, इस तरह से पाकिस्तान के अंदर एंटीबायोटिक यूज होता है। लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। मेडिकल स्टोर से कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी ऐसी नहीं है जो कि मेडिकल स्टोर को बोले कि जी सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से ही दवा डिस्पेंस होगी या बिकेगी। इसी वजह से लोगों ने खुद से मेडिकल स्टोर से जाके दवा ले ली या मेडिकल स्टोर से ले लिया। तो जो जरासीम टाइफाइड के अंदर है, उस जरासीम के खिलाफ दवा देने के लिए डॉक्टर्स को ही पता होता है। तो अब सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि ये दुनिया के अंदर जो अब तक बहुत अच्छी इजाद है वो है एंटीबायोटिक। क्यों अच्छी है? इससे कि जान लोगों की बचनी शुरू हो गई एंटीबायोटिक आने के बाद। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने टाइफाइड के लिए ऐसी ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल हो गई हैं। हमारे यहाँ 6.5 लाख अताई डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो कि एंटीबायोटिक का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। बिल्कुल। और जब रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तो डॉक्टर हजरात दवाइयाँ देते रहते हैं, वो बुखार नहीं उतरता है, तो जो कि बहुत ही सीरियस बात है। और फिर एट द एंड ब्लड कल्चर कराना पड़ता है टू चेक कि कौन सी एंटीबायोटिक रिस्पॉन्ड करेगी इसके खिलाफ। ये करने के बावजूद भी है शेब, करने के बावजूद भी जो है वो डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट आती है कि ये एंटीबायोटिक इसको रेजिस्ट करेगा, ये इसके काम आएगा, वो भी नहीं काम आता है। तो आप सिर्फ, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ एक दवा है जो कि अभी कुछ इसमें काम आ रही है, लेकिन अगर उसको भी लोगों ने इस्तेमाल किया तो उसके खिलाफ भी बॉडी में ऐसे बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी कि आइंदा उसका फायदा नहीं होगा। डॉक्टर साहब एक बात और बताइएगा, पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जहां पर जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन होती है उसमें टाइफाइड वैक्सीन हुई। आई रिमेंबर कि इस साल के शुरू में हुई, जब स्कूल्स में भी दी गई, जब घरों में आके लगाई गई, जब मुख्तलिफ सेंटर्स पे जाके लोगों को बच्चों को लगाया गया। सर उसका फ़ायदा नहीं हुआ फिर उस वैक्सीन का? हाँ, नहीं, वैक्सीन का फ़ायदा बिल्कुल हुआ है, और वो वैक्सीन होती इसीलिए है। हेलो जी सर बताइएगा। वो उसका ज़रूर फ़ायदा होता है, लेकिन बात सारी ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम इस तरह है कि देखिए पाकिस्तान में कहीं पर भी ये बीमारी, चूंकि वाटर बॉर्न डिजीज है, पानी से पैदा होने वाली बीमारी है, तो पाकिस्तान में कहीं पर भी हमें साफ पानी मुहैया नहीं है। सही। और तकरीबन मैं समझता हूँ कि 70% लोग जो है वो साफ पानी नहीं पीते हैं। हमारे जितने भी पेरिफेरी के लोग हैं या इवन के शहर के अंदर भी लोग जो है हमारे यहाँ इलाके में, वो नल से पानी पीते हैं और इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। प्लस ये है कि स्कूल के बाहर जो ठेले लगे होते हैं, जो शरबत बेच रहा होता है, जो चने छोले बेच रहा होता है, वो तमाम चीजें जो उससे फैलता है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं दोबारा वैक्सीनेशन पर इसलिए आना चाहूंगा क्योंकि जब हमने वैक्सीनेशन से मुतालिक बहुत गुफ्तगू की तो उसमें हम ये कहते आए कि जो पहली बार वैक्सीनेशन होगी वो ट्वाइस होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो यानी कि फायदा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। प्रॉपर तरीके से जो टाइफाइड की वैक्सीन की उसको फॉलो करना था वो नहीं हुआ, ये बात दुरुस्त है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि मैंने जिस तरह अभी बता रहा था कि जी बड़ी आबादी जो है वो वाटर बॉर्न डिजीजेस का शिकार है, तो बड़ी आबादी को वैक्सीनेट तो वैक्सीनेशन के मजीद प्रोग्राम होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए और स्ट्रांगली होने चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि वैक्सीन को बहुत इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि ये जो दवाइयों की जो जिस तरह से यूज है हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन और मेडिकल स्टोर से दी जाती है, इसको रोकना पड़ेगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है रोकना। डॉक्टर साहब जो है
एक वो एक कानून जो मौजूद है उस पर अमल दरामद कराए, ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब एक बात और बता दीजिए, मैं कोरोना के ऊपर पूछना चाह रही हूँ, कोरोना हमारे पास से जा रहा है, हम उसको शिकस्त देने में कामयाब होते जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। ट्रांसमिशन रेट तो कम हुआ है जी। कोरोना आपके पास इधर ही है। लोगों ने ये समझ लिया है कि पाकिस्तान जो टेलीविजन के ऊपर जो हमारे माशाल्लाह, और बात सही है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ जो क्रिटिकल केसेस हैं, जो कि सीरियस केसेस है, जो कि पिछले महीने बहुत पैनिक हो गया, काफी लोग अस्पताल पहुंचते थे, उनको बिस्तर नहीं मिलता था, वो चीजें खत्म हो गई हैं। लोग बहुत सारे अवेयर हो गए हैं, जैसे ही बुखार होता है या खांसी होती है घर बैठ जाते हैं, और बहुत से लोगों ने अपने घरों में अस्पताल भी बना लिया है। लिहाजा लोगों को टेलीविजन के जरिए ये पता लग रहा है। अवेयरनेस, डॉक्टर साहब अवेयरनेस की बात एक तरफ है, लेकिन हमारे पास जो स्टैट्स है हम तो उसकी बुनियाद पर बात कर रहे हैं। यानी किरण आप देखिए कि और सर आप भी प्लीज ये मुझे इस पे जवाब दीजिएगा, 24 घंटे यानी गुज़श्ता 24 घंटों में अगर 18,000 टेस्ट होते हैं, उसमें से 100 पॉजिटिव आते हैं, और जब हम रिकवरीज देखते हैं तो वो तकरीबन 2100 रिकवरीज होती हैं, यानी जो ट्रांसमिशन रेट 22 था वो अब 7 पर आ गया है। देखिए बात ये है कि आप ये बिल्कुल एक अलग बात है, आप अगर किसी भी बीमारी को डायग्नोस नहीं करेंगे तो आप कोई काम नहीं कर सकते। हमारे मुल्क की 23 करोड़ आबादी के अंदर अगर आप 18,000 टेस्ट करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप सही फिगर के पे काम कर सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो टेस्ट कराना भी नहीं चाहते हैं, और क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग अब बगैर टेस्ट के ही आइसोलेशन में चले जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को बताना कि खुदारा कोरोना अभी नहीं गया है, ना ही उसका प्लान है अभी जाने का, और ना ही हम ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं कि सर लेकिन मैं फिर भी मैं जानना चाहूंगा ट्रांसमिशन रेट और इन्फेक्शन रेट इसमें कमी ये हौसला अफजा नहीं है? नहीं, ट्रांसमिशन रेट तो कमी हुई है, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, और क्लिनिकली हम उसको कहते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, आप घर पे स्टे करें, टेस्ट नहीं कराते हैं। जब टेस्ट नहीं कराते हैं तो रिकॉर्ड में नहीं आता है। तो वो मैं फिर कह रहा हूँ जो सीवियरिटी थी वो सीवियरिटी बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। लेकिन कोरोना के केसेस अभी भी कोरोना आप ये कह रहे हैं कोरोना है, ठीक है कोरोना है। और एक चीज और आप बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं कि देखिए लोगों को चाहिए कि एहतियात करें, क्योंकि ईद उल अज़हा, 14 अगस्त, आशूरा, मुहर्रम और उसके बाद रबी अव्वल, ये 4 इवेंट हमारे ऐसे हैं जिसमें हुजूम होगा और एहतियात ज्यादा करनी होगी। ठीक है सर, इस पर तो हमने आज प्रोग्राम के आगाज में भी गुफ्तगू की कि जो ईद उल अज़हा, आशूरा और जिस तरह आपने और इवेंट्स की बात की है तो ऐसे में ज़्यादा एहतियात करनी होगी। सर बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, और टाइफाइड और उसके बाद कोरोना से मुताल्लिक हमसे कर रहे थे। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ हमने एक खातून से आपकी मुलाकात कराई थी और मवेशी मंडी की वो स्टोरी थी कि आयशा गनी जो कि मवेशी मंडी पहुंची, शी इज़ अ बाइकर गर्ल, और वो बाइक पर मवेशी मंडी जाती हैं और उनके पास 36 जानवर थे जिसमें से 13 कल तक तो बिक चुके थे। लेकिन उनकी बात हम बार्गेनिंग के साथ वो बाकायदा बताती है ना किस तरह हमने इन जानवरों का ख्याल रखा। लेकिन आज एक और स्टोरी हमारे पास है। एक ऐसी खातून है जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस में बतौर राइडर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं। तो गुज़श्ता रोज किरण आफ्ताब मेरी हमनाम भी थी, यस आपकी हमनाम थी, आप गई, आपने उनसे मुलाकात की, तो क्या है उनकी कहानी ये जरा आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। कहते हैं मुश्किल घड़ियां, आजमाइश की घड़ियां मदद मांगने वाले और मदद करने वाले दोनों का पता देती हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी ही खातून से जिन्हें लॉकडाउन के दिनों में बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा। उनका रोज़गार उनसे छिन गया, लेकिन मेहनत और अज़्म का सिलसिला जारी रहा और यूं उन्हें एक और मौका मिला कि वो बरसरे रोज़गार हो सकें। तो आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या नया, क्या अच्छा, दिलचस्प और कितनी मेहनत का रास्ता इख्तियार किया। एक बाहिम्मत खातून से मिलिए, ज़रा मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या हाल है, क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल बस फूड पांडा। कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए मुझे। 2 महीने हो गए। और अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है?
अब तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। ये कि जितने भी शिफ्ट्स होती है जब एरिया में होते हैं तो बहुत, फिर जो लोग हैं दूसरे भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, कभी रास्ता भूल जाऊँ या समझ में ना आ रहा हो। और ये बताइए कि ये ख्याल, ये आइडिया आपको कैसे आया कि आप जो है ना ये कर सकती हैं? भाई देखिए, साफ बात है, बाइक चलाती है ना आप, मुझे तो बाइक पे बैठते से भी डर लगता है। जितनी ख़वातीन यूज़ हुए उनको वाकई बाइक पर बैठते से भी डर लगता है, लेकिन आपने कहा ना बाबा मैं तो करके दिखाऊंगी। मैं तकरीबन 2-2.5 साल से बाइक चला रही हूँ। तो अभी ये कि लास्ट टाइम जॉब वगैरह ख़त्म हो गई, फिर ये हुआ कि लॉकडाउन की वजह से कोई जॉब नहीं मिल रही थी कहीं पर भी, ऐसा नहीं तो 3-4 जगह पे अप्लाई भी किया। तो बस इसी वजह से फिर मैंने कहा लॉकडाउन है तो क्या करें। फिर एक फ्रेंड थी, उन्होंने बताया कि आप फूड पांडा में कर लो, फिर बाइक भी आती है आपको। तो बस इस वजह से फिर ये कि मैंने अप्लाई किया और इसमें ईजी हो गया। यहाँ काम करने का बेहतर माहौल है, तो वो जो बेहतर माहौल वाली बात है ना, वो कैसे? पहले भी काम करते थे तो लोगों से जैसे बातचीत होती थी, उनसे बहुत ज़्यादा करना होता था। अब यहाँ पर ये है कि बस आपने पिक करना और ड्रॉप करना है, यानी किसी से कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है। बस जैसे आपको बस ऑर्डर आता है, आप गए जाके पिक किया अपना ऑर्डर और जाके अपना ड्रॉप कर दिया। मुझसे आप अपना दर्द शेयर कर सकती हैं? बस वजह यही है कि जब घर के, असल में हमारे 4 बहनें हैं, भाई नहीं है हमारा कोई। वालिद साहब हैं, वो नेवी से रिटायर्ड हैं। असल में जब डिवोर्स हुई थी ना, तो 2-3 साल तक तो मुझे ऐसा लगा था कि बस मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। यानी कि वो एक, जब हम किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं ना, तो वो अपना भूल ही जाते हैं कि हम कुछ कर भी सकते हैं। 2-3 साल तो मेरे साथ ऐसा था कि मैं सोचती थी कि मैं बाहर जाऊंगी शॉप पर तो मैं कैसे बात करूंगी, या अजीब सा लगता था मुझे कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। लेकिन ये कि अब माँ बाप ने मेरे बहुत ज़्यादा, मेरे साथ अम्मी अब्बू ने किया, मेरी सिस्टर्स वगैरह ने बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तुम वही हो, पहले वाली किरण हो, वो चेंज नहीं हो गई हो। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये कि, और दोस्तें बहुत अच्छी मिली। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ परेशान हैं, जो बिल्कुल किसी न किसी फ्रेज ऑफ माइंड में है, जिनको लगता है शायद आगे कुछ नहीं है, आप प्लीज़ उनके लिए एक पैगाम देंगी? आगे सब कुछ है, अगर आपके जैसे बनना चाहे तो। देना चाहती हूँ कि रोने धोने से कुछ नहीं होता, कि हम रोएंगे धोएंगे इसमें सिर्फ हम अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं। तो वही जो आप जो है ना ख़ुद को आप मजबूत करें, बाहर निकले। जो लोग आपको परेशान करते हैं ना, आप उनके लिए ऐसे बन जाएं कि वो खुद हैरान हो कि हमने तो इसको इतना परेशान किया है, इतना इसे तोड़ने की कोशिश की है और ये फिर भी इस पहुंच गई है, ये सब कुछ कर सकती है। इंसान टेंशन ना ले इस चीज़ की कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या गलत कर रहा है आपके साथ। एक बात और बताइएगा, अब इस वक्त अगर आपकी पिक्चर भी होती है ना, तो वो बाकायदा वायरल होती है। आपकी वीडियो होती है कि आप काम कर रही हैं, वो वायरल होती है। नीचे जाके लोग आपको लिखते हैं भाई शाबाश, जीती रहिए, सलामत रहिए। ये कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और फैमिली का रिएक्शन क्या होता है फिर? बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं घर वाले भी। आगे के लिए क्या सोचा, मुस्तकबिल क्या सोचा? मुस्तकबिल के लिए बस यही है कि काम करना है, अपनी बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाना है, मुझे बहुत अच्छा इंसान बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है कि जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ मिस की है तो वो मेरी बेटी में वो चीज़ें ना हो, वो मिस ना करें उन चीज़ों को। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो लॉकडाउन का सारा सिलसिला हुआ, इसके बाद में इस बात की ज़रूरत और भी बढ़ गई कि भाई हमें लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और हम अपने लोगों को सपोर्ट करें। किसी की कंपनी है तो वो अपने वर्कर्स का ख्याल रखे, वर्कर्स एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने मोहल्ले पड़ोस में नज़र रखें। ये एक बड़ी जो है ना हमारे नज़दीक एक तगड़ी कसौटी आई थी, बड़ा चैलेंज आया था। आपको लगता है हमने इसको थोड़ा सा कवर किया है? हमारे यहाँ अच्छी अच्छी मिसालें सामने आई हैं, बहुत अच्छी अच्छी मिसालें हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जब आप देखते हैं कि थोड़ा सा कि आप परेशान हैं तो काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखेंगे जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, पूछते हैं, बाकायदा फ़ोन करके पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे, यानी कि वो ऐसी बातों बातों में जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ अगर ऐसा है तो हम पर्सनली कुछ हेल्प कर दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका रिएक्शन क्या होता है सबके आगे फिर? कोई अगर आपको फ़ोन करे? बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, थैंक यू सो वेरी मच किरण, आपने हमको टाइम दिया। थैंक यू। So this was a motivation story for today। बढ़ते आगे, खबर है सुप्रीम कोर्ट से 196 दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो हुक्म मुअत्तल कर दिया है। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया, इस खबर की तफसील लेंगे। जुल्करनैन, ये अहम खबर है। आज बिल्कुल सिर्फ 17 जून को पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 196 दहशतगर्दों की फौजी अदालतों के से सजाओं के खिलाफ अपील को मंजूर किया था।
वो फैसला वफाक की जानिब से चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आज जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उस मुकदमे की समाअत की। अदालत को बताया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि दहशतगर्दों की रिहाई के हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, उनको रिहा अभी तक इसलिए नहीं किया गया कि बाद में ऐसे खतरनाक लोगों को पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए अदालत से इस्तदा है कि पेशावर हाई कोर्ट के जो हुक्मनामा है उसको अदालत मुअत्तल करे जब तक अपील पर फैसला नहीं हो जाता, ताकि दहशतगर्दों की जो प्रैक्टिकली रिहाई है वो मुमकिन ना हो सके। अदालत ने वफाक की दरखास्त को न सिर्फ समाअत के लिए मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं, बल्कि जो दहशतगर्दों की रिहाई का फैसला था उसको भी अदालत ने मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस काजी अमीन का इस मौके पर कहना था कि फौजी अदालतों ने बाकायदा ट्रायल के बाद सजा हुई है, और ये तमाम 196 लोग हैं, इनके अलग अलग केसेस है, अलग अलग हकायक हैं, सबके अलग जुर्म है। एक एक का जायजा लेकर ही अदालत इस हवाले से तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। शुक्रिया जुल्करनैन, आपने अपडेट किया। और हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कोरोना के पाकिस्तान में आदाद-ओ-शुमार की, तो पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17,783 अफराद के टेस्ट किए गए हैं, और इनमें से सिर्फ 1,013 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, यानी कोरोना केसेस की शरह सिर्फ 6% रह गई। WHO के मुताबिक शरह 5% हो तो फिर क्या समझा जाता है? फ्लैटन द कर्व। ये जो जिस स्ट्रेटजी की हम बात भी कई रोज से करते हैं, तो WHO कहता है कि अगर 5% आ रहा है इन्फेक्शन रेट, तो फ्लैटन द कर्व समझा जाए इसको। तो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी शरह नीचे आ रही है। हाँ, हम बहुत जल्दी इस तक पहुंच जाएंगे। हमें उम्मीद है कि ईद या ईद के बाद हम इस पर पहुंच जाएंगे। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में सिर्फ 52,427 एक्टिव केसेस रह चुके हैं। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,08,030 हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, हम बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि हम पिछले कई रोज से इससे मुतालिक बात करते आए कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन अब वो डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ साथ ये कितनी अच्छी बात है किरण कि हम फ्लैटन द कर्व की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि 6-7% से सिर्फ 5% में पहुंचना है, जो कि हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह पहुंच पाएंगे। कोरोना के शुरू से लेके उसके आदाद-ओ-शुमार तक, फिर इन कर्व्स के बनने से लेके लोगों की समझ परख तक, लोग इसको जोड़ते आए सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग से। लेकिन बात सिर्फ टेस्टिंग की नहीं है, बात यह है कि आप कितना SOPs के ऊपर अमल कर रहे हैं, बात यह है कि फिर उसके बाद में आप उसको कंटिन्यू कितना रख रहे हैं। तो फिर हम किसी अचीवमेंट को बतौर अचीवमेंट ही ले सकते हैं, जैसे कि अब हम देख भी रहे हैं। अब जरा बात करते हैं बड़े ख़ास आम की। ये ख़ास आम इसलिए जनाब इनकी सवारी बड़ी ख़ास है। फल तो है शाही, फलों का बादशाह है आम, लेकिन अगर ये आपको मिले एक बड़ी चमचमाती महंगी सी गाड़ी में, तो फिर आप कहते हैं भैया ये आम एक तो वैसे महंगा समटाइम्स मिल रहा होता है, फिर तो उसकी कीमत कोई बहुत ज़्यादा और आप ये सोचते हैं अब मैं आम लूं कि गाड़ी, और गाड़ी की सैर करूं या आम खाऊं, तो हम कहते हैं भाई आम खाओ, गुटलियां ना गिनो, कैसे आई है इसको छोड़ो। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि कैसे आई है इसको छोड़ दो, ये तो देखना पड़ेगा। लैम्बोर्गिनी में आम डिलीवर हो रहे हो दुबई में, और ख़बर ना हो तो ज़रा ऐसा हो नहीं सकता। दैट इज़ द न्यूज़। तो हमने सोचा इसी पर मज़ीद बात करेंगे। जो इसको डिलीवर कर रहे हैं लैम्बोर्गिनी में, मोहम्मद जानजेब साहब, वो हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। जानजेब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने तो जितनी इज्जत इस फल के बादशाह को दी है, हमें तो ये मिर्ज़ा गालिब साहब की बात याद आ जाती है ना, कि फिर वो जो इज्जत देते थे, जो उनकी मोहब्बत थी आम के साथ, आपने उनको भी पीछे छोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल सर, इसमें सिर्फ एक मकसद इसका ये था कि आपको पता है, जैसे अभी आपने बात की है कि वायरस की वजह से हर जगह आपको पता है कि मायूसी है, लोग डिप्रेशन में है, तो सिर्फ ही हमारी तरफ से कोशिश थी कि जितने भी बच्चे घर पे बैठे हैं तो हम उनके लिए कुछ करें, बिकॉज आपको पता है कि उनके लिए बाहर निकलने की इतनी जगह ही नहीं है, इतनी सेफ ऑप्शन एक नहीं है। तो ये सिर्फ एक हमारी तरफ से कोशिश थी। और आपको पता है कि दुबई में पाकिस्तानी आम की वैल्यू माशाल्लाह बहुत है, इवन के वेस्टर्नर्स भी जो एक होते हैं, तो वो भी स्पेशली हमें कॉल करके कहते हैं कि कौन सा हमारे लिए एक लेकर आए। तो वही आम, चाहे वो वेस्टर्नर्स हो, पाकिस्तानीज हो, के लोग हो, जब उनको वो आम लैम्बोर्गिनी में एक मिलते हैं तो उनकी खुशी माशाल्लाह बहुत होती है। ज़ाहिरा खुशी तो बनती है कि आपके घर के बाहर लैम्बोर्गिनी आए और उसमें आम आए। अच्छा, ये वैसे अच्छी कोशिश नहीं है, ये वाकई मज़ेदार कोशिश है। तो ये बताइए रोज़ाना कितनी बार ऐसा होता है कि भाई आपको आम डिलीवर करना है, कितनी बार जो है ना ये गाड़ी आपकी सड़क पर रवां दवां होती है? हमने ये स्टार्ट तो पहले किया था हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और हमने सिर्फ पूरे महीने के लिए एक दिन हमने स्टार्ट किया था। हमने कहा चलो टेस्ट चेक करते हैं, लेकिन माशाल्लाह फिर उसमें इतनी बरकत आ गई कि अभी इतने ऑर्डर्स आ गए कि अभी हम हफ्ते में 4 दफा लैम्बोर्गिनी में अभी हम डिलीवर कर रहे हैं। और ऐसा कितनी बार होता है
जानजेब साहब, ऐसा कितनी बार होता है कि जब आप जाते हैं आम डिलीवर करने के लिए तो वो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं आम तो हम आपसे रिसीव करेंगे, जरा एक झूला भी दे दें? बिल्कुल बिल्कुल सर, हाजिर झूला तो उनके लिए होता है, बल्कि हम तो उनको कहते हैं, कितने लोग तो वो अंदर वो मतलब भूल भी जाते हैं कि एक झूला भी है, वो पिक्चर लेते हैं, वीडियो लेते हैं और सब कुछ, तो हम कहते हैं सर बैठे भी आके, आपने अपनी गाड़ी लाई एकदम फ्री, जी आम के साथ झूला फ्री। जी सर। और ये भी बताइएगा, देखिए वो महकती हुई आम की पेटी से गाड़ी जाती है ना वो वाला एक्सपीरियंस बताइएगा, कितनी बार ऐसा होता है कि आपका खुद जी चाह जाए ना कि रो के गाड़ी खुद ही खा लेते हैं, आगे क्या लेके जाना क्योंकि वो ये अब माशाल्लाह काफी एक फैमिलीज एक ऐसी होती है जो हमें स्पेशली कॉल करती है कि आप आने से 10 मिनट पहले आपने हमें बताना है कि हम नीचे आके कैमरे अपने रेडी करें, तो अगर आम अंदर खा लिए सिर्फ गाड़ी आई तो वो तो बड़ा गलत इंप्रेशन होगा। और कितना ज़बरदस्त आपने सिलेक्ट भी किया है, खुद भी ग्रीन शर्ट और गाड़ी भी ग्रीन, ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ पाकिस्तानी ही आम मंगवा रहे हैं आपसे जो पाकिस्तानी वहाँ पर मुकीम है, या कि और मुल्कों के लोग जो वहाँ मुकीम है या इवन जो लोकल्स वो भी मंगवाते हैं, उनको भी मालूम है कि अच्छा ये मुल्तानी चौंसा जो आएगा ना ये बड़ा ख़ास होता है। इसमें मुख्तलिफ लोग हैं, इसमें हमारे पाकिस्तानीज भी है, इंडियंस भी है, वेस्टर्नर्स, रशियंस, ये इटली के भी लोग हैं हमारे, और स्पेनिश भी है, मतलब इसमें मुख्तलिफ हमने कम से कम 70 to 80 डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को हमने यहाँ पर आम हमने किया है 72 to 80 डिफरेंट कस्टमर्स, लेकिन आम की किस्म ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज 70 to 80 डिफरेंट नेशनलिटीज लोग हमने डिलीवर किए। और ये आम की तो नेशनलिटी एक ही थी, पाकिस्तानी आम था, लेकिन उसमें टाइप्स तो थी ना, क्या सिर्फ चौंसा ही था? चौंसे के अलावा कुछ और भी हमारे पास मुख्तलिफ तो 6 हमारी वैरायटीज होती है जो कि यूएई में सबसे बड़ी है, और उसमें से सबसे बेस्ट हमारी 3 होती है, चौंसा और अनवरटोल और एक सेंटली हमारी होती है, तो ये सबसे बेस्ट सेलिंग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी होती है कि जब वेस्टर्नर्स स्पेशली जो दुबई के महंगे तरीन इलाकों में रहते हैं, जब वो स्पेशली हमें बोलते हैं कि वी वांट पाकिस्तानी चौंसा, तो हमें बड़ी एक फख्र हमको एक महसूस होता है कि पाकिस्तानी आम को हमने कहाँ पे हमने माशाल्लाह से पहुंचा दिया। और ये होता है कभी कि किसी के बारे में आपको पता चले कि ये पहली बार आम ट्राई करने जा रहे हैं, हम किसी ऐसे के शख्स के लिए जा रहे हैं जो पहली बार आम खाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बच्चों को खुश करने के लिए वो आम ऑर्डर करते हैं, सिर्फ लैम्बोर्गिनी के लिए, लेकिन फिर बाद में जब वो एक दफा बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो फिर जब वो एक दफा जब वो ट्राई करते हैं तो फिर बाद में उनके रिपीट ऑर्डर्स आते हैं। जबरदस्त। हाँ, तो फिर बाद में अब ये बताएं मुझे, ये आम जो आप लैम्बोर्गिनी में डिलीवर करते हैं इसकी प्राइस में फर्क होता है या नहीं? नहीं सर, हम इसके लिए 1 दिरहम भी हम इसके लिए चार्ज नहीं करते, 1 दिरहम भी, नॉट इवन अ सिंगल पेन। इसमें सिर्फ ये है कि बस एक वेटिंग लिस्ट होती है 2 से 3 हफ्ते की, वो बस आपको वेट करना होता है, और अगर आपको नॉर्मल आपको डिलीवरी अगर एक होती है चाहिए तो वो सेम डे मिलती है या फिर नेक्स्ट। लेकिन लैम्बोर्गिनी में चाहिए तो 2-3 हफ्ते पहले बताना होगा कि भाई लैम्बोर्गिनी में आम चाहिए। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त। जान से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, और जिस तरीके से ये शाही सवारी में शाही फल जा रहा है उससे मुतालिक हम बात करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ एप्लीकेशंस हैं उनसे मुतालिक आज हमने बात करनी है। गैर अखलाकी मवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी यानी PTA सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को इसकी तरफ से हतमी वार्निंग जारी कर दी गई है। PTA हुकाम ने इससे मुतालिक कहा है कि मुख्तलिफ तबकात की जानिब से टिकटॉक पर गैर अखलाकी वीडियोज़ की शिकायत मिल रही थी, कुछ वायलेंस वाला कंटेंट था उससे मुतालिक शिकायत मिल रही थी, और इसीलिए वार्निंग दी गई। लेकिन जो जवाब टिकटॉक ने दिया PTA को, वो जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। टिकटॉक सोशल मीडिया नेटवर्क से तमाम गैर अखलाकी वीडियोज़ हटाई जाएँ, ऐसा PTA की तरफ से कहा गया है, और साथ ही कहा गया कि यकीन दहानी कराई जाए कि आइंदा ऐसा कोई मवाद नशर नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई मवाद वहाँ पर अपलोड नहीं किया जाएगा। कोई होगा ऐसा मवाद तो उसके खिलाफ टिकटॉक खुद कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने इससे मुतालिक तो काम किया, लेकिन उसके साथ साथ बीगो ये भी एक एप्लीकेशन है, इसको फौरी तौर पर पाकिस्तान में बंद करने का फैसला कर दिया है। बीगो को गैर अखलाकी मवाद नशर करने के बायस ये फैसला किया गया कि इसको बंद किया जाए। गैर अखलाकी मवाद नाकाबिल बर्दाश्त। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को हतमी वार्निंग इसीलिए तो जारी की। PTA हुकाम कहते हैं कि मुख्तलिफ तबकात की जानिब से टिकटॉक पर गैर अखलाकी वीडियोज़ की शिकायत मिल रही है, मुसलसल मिल रही हैं, और इस वार्निंग पर टिकटॉक की जानिब से एक तहरीरी जवाब भी दिया गया।
ये बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं माना गया है। टिकटॉक सोशल मीडिया नेटवर्क से तमाम गैर इखलाकी वीडियोस हटाई जाएं और आइंदा ऐसी वीडियोस अपलोड नहीं होंगी, इसकी यकीन दहानी भी कराई जाए। और इसके अलावा भी दूसरी ऐप है, उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। चलो मवेशी मंडी चलो, लेकिन आज हम आपको कराची की मवेशी मंडी लेकर नहीं जा रहे, शक्करगढ़ की आपको सैर कराते हैं। जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम मवेशी मंडियां यहाँ पर सज चुकी हैं, तो वहाँ पर सूरत हाल क्या है, वहाँ पर सूरत हाल क्या है, SOPs पर अमल हो रहा है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट था जी मुख्तलिफ इलाकों के बारे में जानना। हम तो रोज़ ही कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मंडियों का अहवाल आपके सामने रखें, मुख्तलिफ शहरों में क्या कुछ हो रहा है। देखिए भाई, बात सिर्फ ये नहीं है कि ईद कुर्बा सर पे है तो सौदा बन रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये कैसे हो रहा है वाली बात ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना है, आपको पता है खरीदो फरोख्त अगर होगी तो वो तमाम तरह SOPs के साथ होगी। तो इस सिलसिले में जो ख़रीदार है, जो व्यापारी हैं और जो मंडी इंतजामिया है, इन तीनों का रोल इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब क्या करें, शक्करगढ़ लेकर जाएं या ना लेकर जाएं? बताएं क्या करें जी। शक्करगढ़ लेकर चलते हैं, काशिफ जावेद की जानिब चलते हैं, वो हमें बताएंगे कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। मास्क लगाना होगा, ग्लव्स पहने होंगे और हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह शक्करगढ़ और जफरवाल में ज़िली इंतजामिया के तावन से ईद कुर्बान के मौके पर शहरियों की सहूलत के लिए मवेशी मंडियों का इनेकाद किया गया है। इस ईद के मौके की खास बात यह है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से मवेशी मंडियों के लिए SOPs तय पाए हैं। SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो करने के बाद ही इस मंडी में दाखिले की इजाज़त होगी। आइए हम व्यापारियों और खरीदारों से जानते हैं कि यहाँ पे मंडी में उनको किन मुश्किलात का सामना है और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से किए गए इक़दाम पे किस हद तक वो मुतमिन हैं। में आए हैं हम बकरा लेने, देखने हैं, काफ़ी दोस्त भी साथ आए हुए हैं इंशाल्लाह ताला। तो देखें अब इंशाल्लाह इनके साथ को रेट बन जाता है तो जो इंतज़ामिया उसके काफ़ी इंतजाम है, मास्क के बगैर नहीं जाने दे रहे, SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। जब हम मंडी के अंदर दाखिल हुए, मंडी का रेट भी बहुत तेज़ है और हमें मास्क भी दिया था और हैंड सैनिटाइज़र भी कराए थे। शोभा सैनिटेशन के मुलाजमीन की परमानेंट ड्यूटी लगाई गई है, 2 शिफ्टों में वो काम करते हैं, प्रॉपर यहाँ पे काम करते हैं ताकि किसी किस्म की कोई गलाजत ना हो। इंतज़ामिया ने जो इंतज़ाम किए हैं वो काबिल तहसीन है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जितने भी इंतज़ाम किए हैं, ये तो थे व्यापारियों, खरीदारों और इंतज़ामिया के तासरात, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपने बाशर होने का सबूत देना पड़ेगा और इस ईद कुर्बान को अपनी साबका ईद कुर्बान से हट के मनाने की ज़रूरत है। कैमरामैन हाफिज सिमी तहसीन के साथ मोहम्मद काशिफ जावेद, समा न्यूज़, शक्करगढ़। तो जनाब, शक्करगढ़ में क्या कुछ हो रहा है और मवेशी मंडी ही से मुताल्लिक़ क्या कुछ हो रहा है, हमने आपको बताया, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ थे। देखिए, जब हम बार बार मवेशी मंडी की बात करते हैं, ईद कुर्बा का तस्करा करते हैं, तो हम भूलेंगे नहीं SOPs को, ये जहन में रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे SOPs ऐसे भी आए कि फैमिलीज़ नहीं जा सकती, कम उम्र लोग नहीं जा सकते, बुज़ुर्ग नहीं जा सकते। ये सब कुछ मेरी और आपकी एहतियात के लिए है, ये सब कुछ मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए। याद रखिए, सेहत है तो ज़िंदगी है, बाकी सारी बातें उस सबके बाद में आती हैं। बहरहाल, अगर अभी भी आपको लगता है कि मैं किताबी बातें कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही, और अगर अभी भी आपको लगता है कि मैं मंडी की बात कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही। मैं तो बात कर रही हूँ किताब की और कलम की। पिछले हफ्ते आपको याद है, हमने आपको पश्तून हीरोज़ पर किताब लिखने वाले एक छोटे से मुसन्निफ से मिलवाया था और उनसे कितनी सारी बातें की थी। लेकिन आज हम आपको एक और लाजवाब यंग राइटर से मिलवाने जा रहे हैं। आपका ताल्लुक़ कराची से है, दुआ सिद्दीकी आपका नाम है, सिर्फ 14 बरस की हैं आप और आपने अंग्रेजी में बहुत कुछ लिख डाला है। पोएम्स जनाब, इन्होंने पोएम्स लिखी हैं और किताब में फ्रंट लाइन सिपाही यानी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इनको भी मुनफरद अंदाज में खराज तहसीन पेश किया है। तो उनकी इस किताब से मुतालिक मजीद बात करेंगे। दुआ सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। दुआ, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो टीम नया दिन की तरफ से आपको कांग्रेचुलेशंस कि आपने किताब लिखी, वो पब्लिश हुई और गालिबन आपके अंकल ने बड़ा सपोर्ट किया आपको इस किताब के पब्लिश होने में। थोड़ा सा बताएंगे कब से लिख रही थी? कब से लिख रही थी ये किताब, ये पोएम्स? ये किताब मैं जब 13 साल की थी, 2018-19 से लिख रही हूँ और इस साल मैंने पब्लिश किया। ग्रेट। अच्छा दुआ, आपने इस किताब में बहुत से इमोशंस का जिक्र किया। वो लव भी है, वो हेट भी है, यानी वो तमाम इमोशंस जब मैंने वो पढ़ी तो मुझे लगा यू आर टू यंग टू एक्सप्रेस दैट। एक्चुअली मुझे बहुत से लोगों से बात सुनने को मिली कि आपकी पोट्री लगती नहीं है कि एक यंग गर्ल की है, पर फिर वो माइंड पे डिपेंड करता है।
तो आपका रुझान ज़्यादा किस तरफ है? नस्र की तरफ है, वर्ड्स इकट्ठा करने हैं और एक पूरा पैराग्राफ में लिख डालूं, या तो फिर पोएम्स की तरफ ज़्यादा है? वो बताएं। पोएम्स की तरफ है ज़्यादा मोस्टली। ओके। और कौन सी ऐसी बात थी कि जिसके बाद आपको लगा कि मुझे एक्सप्रेशन का ये सबसे अच्छा रास्ता है, ये चूज़ करना चाहिए, मेरे लिए ये बेहतरीन है कि मैं कलम उठाऊंगी, मैं पेन उठाऊंगी? बंदा जब अपनी दिल की बात किसी से कर नहीं पाता तो वो फिर अपनी बातों को करने के लिए कोई तरीका ढूंढता है। तो जब मैंने पोएम्स लिखना शुरू की, कहीं पढ़ के उससे आइडिया लिया और जब मैंने लिखना शुरू की तो मुझे हुआ कि अब मैं ये कर सकती हूँ, तो मैंने उस तरह अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह। दुआ, एक पोएम अगर सुनना चाहूँ और ख्वाहिश कर दूँ एंटिसिपेट, छोटी सी है, छोटी सी है और उसका मैसेज बड़ा जबरदस्त है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप वो सुनाएं। एक मिनट। श्योर, एंटिसिपेट, पेज नंबर 20। जी। देखिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। You say I should not wait for someone to say it, but can't you say that because I want to hear it from you? क्या बात, क्या बात। अब मुझे बताएं दुआ कि इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं? ये तो आपने लिखी, पब्लिश हुई, व्हाट्स नेक्स्ट? और पढ़ती क्या क्या वो भी बताइएगा। मैं जो है अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूँ क्लास 9 में, और उसके अलावा मुझे कंप्यूटर कोर्सेज के बहुत शौक है। अभी मैंने जो है लॉकडाउन के टाइम पे बहुत से कोर्सेज भी किए हैं कंप्यूटर। और मुझे लिखा हुआ आपको समझ में आता है, आपको पसंद आता है, या किस राइटर को पढ़ के आप ये सोचती हैं कि मुझे ऐसा लिखना है? एक अमेरिका की राइटर हैं रूपी कौर, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और इंडिया के कुछ राइटर्स उसमें मुकुल सिंह और 2-3 और हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो आप चाहती हैं कि आपकी ये किताब स्कूल में या कॉलेज में ये निसाब में शामिल हो, पढ़ाई जाए? बिल्कुल, बहुत खुशी होगी इस बात पे। तो ये ख्वाहिश आपकी है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब आपने इसमें लिखा कि अंकल की बड़ी सपोर्ट रही इसकी पब्लिश में, थोड़ा सा और बताएंगे किस किस की सपोर्ट रही आपको फ्रॉम योर फैमिली? सपोर्ट वाज मोस्टली बाय माय मदर, क्योंकि मेरी मदर का और मेरा बॉन्ड बिल्कुल लाइक फ्रेंड्स है, और मेरी अम्मी मुझे हर चीज़ में आगे करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो फादर को तो मैंने पब्लिश करने के बाद सरप्राइज दिया था इसका, और उससे पहले उनको मालूम ही नहीं था? जी, उन्हें बुक का नहीं पता था। वैसे ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा पहले अकम्प्लिश कर लूँ और फिर उन्हें बताऊँ, तो उनके लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। अच्छा, और कितने सरप्राइजेस हैं अभी रास्ते में, वो भी बताएं। अभी मैं कुछ कर रही हूँ, कोर्सेज वगैरह कर रही हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह दूसरी बुक भी लिखने का सोच रही हूँ। चले, जब भी आपकी जो भी नई कोशिश होगी ना, हम जरूर उसके ऊपर बात करेंगे। दुआ, बहुत अच्छा लगा, दुआ में याद रखिएगा। दुआ बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त आपने। वाकई जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं कि वो छोटी सी उम्र में जिस तरह लिख रहे हैं, जिस तरह कुछ दिन पहले हमने पश्तो हीरोज़ पे लिखी गई किताब आपके सामने रखी, तो आज दुआ की बात हमने की, और यहाँ पर 2 जुमले सोशल मीडिया पर 3-4 रोज़ से एक बात का जिक्र हो रहा है, और वो उस पश्तो हीरोज़ से मुतालिक जो लिखी गई किताब है, बिलावल ने जो लिखी है, उससे मुतालिक बात हो रही है कि जी किसी मीडिया चैनल ने इसको बुलाया नहीं, किसी ने इस पर बात नहीं की, तो दिस वाज नया दिन जिसने उन पर भी बात की थी, दिस इज समा नया दिन जिन्होंने आज दुआ और दुआ की किताब पर बात की है। तो प्लीज़ डू योर रिसर्च प्रॉपरली, हम ज़रूर बुलाते हैं। आपने मिस किया है तो उसकी जिम्मेदारी ना डालें। चलिए जी, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाइए तो SOPs को फॉलो करते करते, यानी कि मास्क का इस्तेमाल करते करते जाइए। बारिश होगी तो बाहर ना जाइए, वरना पछताना पड़ेगा और कल दोबारा आना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।